हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको कक्षा 10 संस्कृत में अष्टम पाठ जिसका नाम है विचित्र साक्षी, इसको हम पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, हम पढ़ तो चुके हैं पहले भी इसको, जिसमें कि हमने आपको जब ये पाठ पढ़ाए हैं, है ना, तब उसमें हमने क्या करवाया है आपको कि हर एक पाठ के साथ में जैसे ही गद्य शुरू हुआ या पद्यांश शुरू हुआ है, नाट्यांश शुरू हुआ है, तो उस अंश के साथ में उससे जुड़े हुए हमने आपको विशेषण विशेष्य, पर्याय विपर्याय, संधि समास, ये चीज़ें हमने आपको करवा दी थी। शब्दार्थ बता दिए हैं, उसका अनुवाद बता दिया, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो एक चीज़ है वो और हमें करवाना थी, इसलिए हमने ये वन शॉट रिवीजन का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो जिसमें हमारा षष्ठा पाठ सप्तमः पाठ का हो चुका है, यानी छठवां सातवां 2 पाठ हमने करवा दिए हैं और 8वें पाठ पर अब हम आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो गद्यांश होगा, ये पूरे जो अपना विचित्र साक्षी जो पाठ है, इसके हर एक गद्यांश को उठाकर, है ना, उसमें हम क्या करेंगे, हर एक गद्यांश को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न पत्र बनता है उसमें कभी भी ये जैसे ये गद्यांश आएगा आपके सामने तो इसका अनुवाद आपके सामने नहीं होगा और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। तो अब हमें कैसी प्रैक्टिस करनी है इस वन शॉट रिवीजन में? इसमें हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि हम इस पाठ को जैसे जो भी इसमें वाक्य लिखे हुए हैं उनको हम स्वयं से संस्कृत में समझकर उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम कैसे हल करें, ये चीज़ अब हम आपको इसमें सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपका जैसे पाठ के से जुड़े हुए जैसे पठित अवबोधन एक जो पार्ट होता है आपकी परीक्षा में, जिसमें पठित अवबोधन का मतलब क्या होता है, पढ़ा हुआ जो ज्ञान है ना, पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं, है ना, बोधात्मक प्रश्न बनते हैं, उसका बोध देखा जाता है, आपका ज्ञान देखा जाता है कि आपने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ा है या नहीं, तो वही हमें करना है। हम इस अपन गद्यांश को पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए एक एक अपन शब्द के अर्थों को समझेंगे और उसके बाद इसी गद्यांश से जुड़े हुए कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको हम हल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। लिखा है कश्चन यानी कोई, निर्धनो जनः कोई जो निर्धन जन है। अब निर्धनो जो शब्द लगा हुआ है, ओ की मात्रा किसी विभक्ति में नहीं आती है, लेकिन विसर्ग के परिवर्तन से जरूर, उत्व संधि के परिवर्तन से जरूर ओ की मात्रा लगाई जाती है, क्योंकि विसर्ग के बाद 3 4 5 किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आता है तो विसर्ग ओ की मात्रा उत्व में परिवर्तित हो जाता है, ये अपन ने सीखा है। तो यहाँ पे च छ ज कौन सा है, तीसरे नंबर का अक्षर है, इसलिए यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई। ठीक है। जबकि अगर मूल शब्द देखा जाए तो क्या बनेगा, कश्चन निर्धनः जनः भूरि यानी बहुत अधिक, परिश्रम्य परिश्रम करके, ल्यप लकार लगा हुआ है इसीलिए इसमें कर और करके का अर्थ हम लगाएंगे। कश्चन निर्धनः जनः कोई निर्धन जन, परिश्रम्य परिश्रम करके, किंचित यानी कुछ, वित्तम उपार्जितवान। अब वित्तम को अलग करें, उपार्जितवान को अलग निकालेंगे। वित्तमोपार्जितवान किससे मिलकर बना है, वित्तम जमा उपार्जितवान। ठीक है। अगर हम इनको तोड़ा जाए तो 2 शब्द कौन कौन से निकल रहे हैं, और पेंसिल और बुक उठाकर बैठिए अपनी, जहाँ पे ऐसे 2 शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द हैं उनको हम तोड़कर आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ पे जिससे कि आप जब स्वयं से एक बार जब प्रयास करें तो आपको वो क्या हो जाए, सरल हो जाए। वित्तम अलग तोड़ेंगे, वित्तम जमा उपार्जितवान, एक संयोग वाली संधि होती है। ठीक है। वित्तम जमा उपार्जितवान। ठीक है। क्या लिखा है, कोई निर्धन जन बहुत परिश्रम करके वित्त का उपार्जित करता है, वित्त को इकट्ठा करता है। वित्त को क्या कहते हैं, पैसा, धन, धन इकट्ठा करता है। तेन वित्तेन, वित्त के द्वारा, किस वित्त के द्वारा, उस वित्त के द्वारा। तो तेन, तत् शब्द भी तेन में तृतीया में परिवर्तित हो गया, विशेषण विशेषी भी बन रहा है अपना। तेन वित्तेन यानी उस धन के द्वारा, तो उस शब्द में भी तृतीया लगा दी, उस धन के द्वारा। अब उसने क्या किया, उस धन से या उस धन के द्वारा स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में। हम देखिए एक में मैं क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि महाविद्यालय शब्द की ये विशेषता बता रहा है, एकस्मिन
इसीलिए एक महाविद्यालय में, अब महाविद्यालय में सप्तमी विभक्ति आनी थी, इसीलिए उसके विशेषण एक में भी सप्तमी विभक्ति आई है। दोनों बार हमें मैं को बोलने की जरूरत नहीं होती है। विशेषण विशेष्य के साथ में हम पूरा पढ़ने के बाद में अंत शब्द में के बाद हम विभक्ति का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कहा हमने, उस वित्त के द्वारा या उस पैसे से एक विद्यालय में, ठीक है। अंत में हम पूरा दोनों, क्योंकि विशेषण विशेष्य के साथ में विभक्ति एक जैसी लगी है, तो दोनों विभक्तियों का जो चिन्ह है वो अंत में हम जोड़कर अर्थ बनाते हैं। एक विद्यालय में प्रवेशम दापितुम, प्रवेश दिलाने में सफलो जाता है, सफल हो जाता है, सफल होता है। कहते हैं तत्तनयः। अब तत्तनयः इसको तोड़िए, कैसे? तत्तनयः उसका पुत्र, तत्तनयः वह पुत्र, तत्रैव, तत्र एव वही ही, तत्रैव किससे मिलकर बना है? तत्र और एव शब्द से, वहां ही। तत्तनयः वह पुत्र वहां ही छात्रावासे, छात्रावास में निवसन यानी निवास करने लगता है। अध्ययने संलग्नः, अध्ययन में, फिर से देखिए सप्तमी विभक्ति है, मैं का अर्थ बनाएंगे। अध्ययन में संलग्न संभूत, और अध्ययन में संलग्न हो जाता है, पढ़ाई में लग जाता है, पढ़ाई करने लगता है। एकदा एक बार, स पिता वह पिता, तनुजस्य अपने पुत्र की, अपने पुत्र का की के का अर्थ निकलेगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी है। अपने तनुजस्य अपने पुत्र की रुग्णता, रुग्णताम आकर्ण्य, इसको तोड़िए, तोड़कर लिखिए, किन शब्दों से मिलेगा हमारा? लिखते जा रहे हैं ना साथ साथ में, ठीक है। हमारा लिखवाने का नहीं, इस प्रकार से तो हम अभी बोल के बता देंगे, लिखवा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको इस, जब आप इसके हर एक शब्द को अलग अलग तोड़कर उसका अर्थ जान पाएंगे तो प्रश्न उत्तर करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल पूरे मार्क्स, हमें पूरे मार्क्स दिलवाने हैं आप लोगों को, और ज्ञान भी करवाना है साथ साथ में, इसलिए ये हम चीजें आपको बताते जाते हैं। इसको तोड़ के हम लिखेंगे रुग्ण, रुग्णताम जमा आकर्ण्य, यानी रुग्णता को, उसकी बीमारी को, आकर्ण्य यानी सुनकर, आकर्ण्य यानी सुनकर, यह लगा हुआ है, इसमें ल्य प्रत्यय, इसलिए कर का हमने भाव लगा दिया। रुग्णताम आकर्ण्य यानी उसकी बीमारी का सुनकर, बीमारी को सुनकर व्याकुल हो जाता है, यानी व्याकुल हो जाता है। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए, और पहले हम और का अर्थ बनाएंगे, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः यानी निकल जाता है, और पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे क्या लिखा है? परमर्थ कार्ष्येन, परमर्थ कार्ष्येन। अब परमर्थ यानी पैसे का, धन का, धन का, कार्ष्येन क्या था? अभाव था, कार्ष्येन यानी अभाव यानी कमी। परमर्थ कार्ष्येन कहते हैं धन के अभाव के कारण या धन के अभाव से पीड़ित होता हुआ, क्योंकि उसके पास पैसे वैसे ही नहीं थे, पैसे तो उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लगा दिए थे, तो धन के अभाव में, लिखते जा रहे हैं ना आप, ठीक है। परमर्थ कार्ष्येन यानी धन के अभाव से पीड़ित वह बस यानम विहाय, बस यान को छोड़कर, पदाति एव पैदल ही, पदाति ही रेव किससे मिलकर बना है? पदाति एव, पदाति ही एव यानी पैरों के द्वारा ही प्राचलत चल पड़ता है, चल पड़ा, किसके द्वारा? पैरों के द्वारा, पैदल पैदल ही चल पड़ा। पदाति ही एव यानी पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण पैदल चलने के क्रम में, संचलनम संचलन पैदल चलने के क्रम में चलता हुआ, सायं समय सायं समय, अब यह थोड़ा इसको लिखिए, समय अपि असौ कहते हैं, ध्यान कीजिएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? समय अपि असौ लिखा है। पदाति क्रमेण पैदल चलने के क्रम में चलता हुआ, सायं समय यानी शाम के समय भी इस प्रकार कहते गंतव्य दूरे आसीद,
शाम हो गई चलते चलते, और समय अभी असो यानी शाम के समय भी इस प्रकार गंतव्य दूर था। गंतव्य जो था, जहां के लिए वो जा रहा था, वो क्या था, दूर स्थित था। निशा अंधकारे, अब कहते हैं निशा अंधकारे यानी रात के अंधेरे में, क्योंकि देखिए पदातिक्रमण संचलन, पैदल पैदल चलते चलते शाम हो जाती है, शाम का समय हो जाता है, और गंतव्यात यानी जहां के लिए वो जा रहा था वो दूर था। निशा अंधकारे यानी रात के अंधकार में, प्रसरते रात के अंधकार में, फैले हुए में, अब फैले, देखिए दोनों में हमारा क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति, वेजने प्रदेश, सब में सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए हम प्रदेश में लास्ट में हम विभक्ति लगा देंगे, बाकी के रात के अंधकार फैले हुए, बोले फैले हुए रात्रि के अंधकार में बिना जन वाले, विजने यानी वि यानी नहीं हो, जिस जन, जहां पर जन नहीं हो, ऐसे प्रदेश में पद यात्रा ना शोभा। अब वो सोचता है कि निशा का अंधकार, निशा अंधकार किससे, निशा और अंधकार शब्द से मिलकर बना है। रात्रि के अंधकार में, प्रसृते फैले हुए में, अब फैले हुए में कहने से अच्छा क्या कहेंगे हम, फैले हुए रात्रि के अंधकार में, और विजने प्रदेशे, ऐसा प्रदेश जहां पर जन नहीं हो, यानी बिना जन वाले प्रदेश में पद यात्रा ना शुभ नहीं है। एवं विचारे, इस प्रकार विचार करके, स पार्श्व स्थिति, ऐसा विचार करके वह, उसने ऐसा सोचा कि रात फैले हुए रात्रि के अंधेरे में और विजन प्रदेश है, कैसा है, बिना जन से युक्त प्रदेश है, ऐसे में पदयात्रा तो शुभ नहीं होगी। एवं विचार, इस प्रकार विचार करके, सह यानी वह क्या करता है, पार्श्व स्थिति ग्रामे, पास में स्थित गांव में, यहां पर भी एक ही मात्रा थी, सप्तमी विभक्ति के हिसाब से मैं हम लगा सकते थे, लेकिन आगे गांव शब्द आ रहा था ना, ग्रामी आ रहा था, ग्रामीण में सप्तमी विभक्ति थी, इसलिए मैं का अर्थ हमने यहां लगाया। पास में, पार्श्वानी पास, स्थित, पार्श्व में स्थित गांव में रात्रि निवासम करतुम, रात्रि निवास करने के लिए, किंचित गृहस्थम, किसी गृहस्थ के, उपागतः किसी गृहस्थ के पास जाता है, उप यानी पास, समीप, गृहस्थम उपागतः गृहस्थ के पास जाता है। करुणा परो यानी करुणा से भरा, करुणा से परिपूर्ण यानी दया, करुणा क्या होती है, दया, करुणा परो यानी दया से परिपूर्ण जो ग्रही था, ग्रह में रहने वाला था, घर में रहने वाला, ग्रह में जो रहता है वही ग्रही कहलाता है। करुणा परो ग्रही, करुणा में से, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, दया से परिपूर्ण जो गृहस्थी था, घर में रहने वाला व्यक्ति था, तस्मयी उसको आश्रयम प्रयाच्छत, उसको आश्रय देता है। अब आप कहोगे तस्मयी लगा है तो उसके लिए बोलना चाहिए, लेकिन ये यच्छ धातु है ना, दानार्थी चतुर्थी, जिसको दिया जाए दान वो जाता है संप्रदान, तो यहाँ पे यच्छ यानी प्रदान किया जा रहा है, और उसको क्या कर रहे हैं, ग्रही तस्मयी आश्रय दे रहा है ना। तो आश्रय देना ये थोड़ी ना होता कि 2 मिनट के लिए दिया और भगा दिया, आश्रय के लिए इसलिए होता है कि भाई आपको दे रहे हैं, जब तक चाहे आप, जब तक आपको जरूरत हो तब तक आप उसमें आश्रय ले सकते हो हमारे घर का, ठीक है। तस्मयी आश्रयम प्रयाच्छत, उसको आश्रय दे देता है, ठीक है। इतना हमारा हो गया कि कोई निर्धन जन बहुत परिश्रम करके कुछ धन को इकट्ठा करता है, उस वित्त के द्वारा वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाता है, दिलाने में सफल हो जाता है। उसका पुत्र वहीं पर छात्रावास में रहने लगता है, अध्ययन में संलग्न हो जाता है। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी का सुनकर व्याकुल हो जाता है, पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। परमर्थ कार्यशील धन के अभाव के कारण, धन के अभाव से पीड़ित वह बसयान को छोड़ देता है, बस छोड़कर पैदल ही चल पड़ता है। पदातिक्रमेण संचलन, पैदल पैदल चलते चलते, सायं समय कहते शाम समय में ही, अपि असौ शाम समय भी हो जाती है, गंतव्यात् दूरे आसीत् और गंतव्यात् दूर था। निशा अंधकारी, रात्रि के फैले हुए अंधकार में और विजन प्रदेश में पदयात्रा शुभ नहीं होती है, ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचता है।
करुण से दया से भरा हुआ वो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रयाच्छत, उसको आश्रय दे देता है। इस तरह से अपन ने गद्यांश का पूरा अर्थ पढ़ लिया और अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्नोत्तर कैसे आने हैं आपके, एक पद वाले आएंगे और पूर्ण वाक्य वाले आएंगे। भाषिक कार्य के भी आपके प्रश्नोत्तर बनते हैं। भाषिक कार्य का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पूछ लिया कि कीदृशः जनः भूरि परिश्रमं करोति, किस प्रकार का जन बहुत परिश्रम करता है, किस प्रकार का व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, तो आप कहोगे कश्चन निर्धनो जनः। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरह से एक पद का उत्तर। ठीक है, इसी को पूर्ण वाक्य में अपन पूरा लिख देंगे कि कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे एक पद के और पूर्ण वाक्य के प्रश्नोत्तर बनेंगे। लेकिन भाषिक कार्य के कैसे बनते हैं, जिसमें कि पूछ लेंगे जनः इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो आप कहेंगे कश्चन और निर्धनः, ये दोनों इसके विशेषण पद बन जाएंगे। ठीक है, ये चीजें अब अभी 2022 का जो पैटर्न था उसमें क्या हुआ कि 2022 में आपके जो आपकी पुस्तक है शेमुशी, इसके 2 पार्ट कर दिए गए। जैसे भाषिक कार्य वाली चीजें आपकी टर्म 1 में पूछ ली गई और अब लिखने वाली जो चीजें बची हुई हैं वो आपकी टर्म 2 में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी सी अपन तैयारी कैसे कर रहे हैं कि भाई अगर हमने आपको दोनों तरह से देखी, दोनों चीजों का तालमेल बिठा के हम क्यों करवा रहे हैं। विचित्र साक्षी पाठ हम पढ़ चुके हैं और पढ़ते पढ़ते हमने उसमें आपको आने वाली संधि, समास, विशेषण, विशेष्य, पर्याय, विपर्याय, ये चीजें हमने आपको जब उसका अनुवाद करवा रहे थे तब करवा दिया था। बची क्या चीज थी, अब अगर यही इससे जुड़ा हुआ कोई भी पर्याय, विपर्याय, संधि, विच्छेद, विशेषण, विशेष्य पूछा जाएगा तो आप बता सकेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको करवाते जा रहे हैं। उसमें पहले ही बता दिया और बोला भी है कि जब आप पढ़ा करें तो उस चीज़ को टिक कर लीजिए कि इसमें विशेषण, विशेष्य कौन सा बन रहा है, कहाँ पे संधि हो रही है, कहाँ पे हमारा समास हो रहा है। ठीक है, अब बची कौन सी चीज है, इनसे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, वो कैसे हल करें, तो उसको सीखने के लिए हमने ये वाला वीडियो 1 शॉट बनाया है और ऐसे हर पार्ट के भी 1 शॉट हम आपके लिए बना देंगे, जिससे कि आगे की परीक्षाओं में भी कभी भी किसी भी तरह से भाई एनसीईआरटी आपसे प्रश्न पूछे तो आप हर तरह से तैयार हो। आपको ये हर एक पार्ट से जुड़ी हुई एक एक चीज हल करना आए, चाहे वो आपको एमसीक्यू के द्वारा पूछ लें या फिर आपको गद्यात्मक रूप से पूछ लें या आपको ऐसे पठित अवबोधन में आपसे निबंधात्मक तरह से या फिर आपको पूरा लिखने के लिए आ जाए, तो आप कहीं से भी आपके लिए ये परेशानी ना हो कि आप ये चीज नहीं जानते हैं। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है, कीदृशः जना परिश्रमं करोति, किस प्रकार का व्यक्ति परिश्रम करता है। अब जब एक पद में देना है तो हम सिर्फ लिख देंगे निर्धनः जनः, क्या के लिख देंगे हम, निर्धनः जनः। और यही अगर पूर्ण वाक्य में आता तो आप क्या लिख देते यहाँ पर, फिर लिख देते आप कश्चन, यानी कोई, कश्चन निर्धनः जनः, यानी कोई निर्धन जन क्या करता है, बहुत परिश्रम कर देता है। तो कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमम करोति। अब यहाँ आप कहेंगे ये परिश्रम्य लिखा हुआ है, परिश्रमम करोति प्रश्न में लिखा है। यहाँ पर भाई ये जो ल्यप प्रत्यय लगता है, ल्यप प्रत्यय क्या अर्थ बताता है, कर और करके का, कर और करके का अर्थ जोड़ा जाता है और पूर्व, और आपको ये नियम हमने सिखाया भी था कि पूर्वकालिक क्रिया में जुड़ता है, यानी पहले वाली क्रिया में जुड़ता है, क्योंकि अंत में इसमें क्रिया क्या हो रही है कि वित्त का उपार्जन करता है, यानी पैसा इकट्ठा करता है, पैसा कमाता है। ठीक है, क्योंकि उपार्जितवान इसमें क्या हो रहा है भाई, उपार्जन करना इसकी मूल क्रिया बन रही है, तो इसकी प्रथम क्रिया में कर और करके का भाव लगाना था। लेकिन केवल प्रश्न इतना ही पूछा कि कैसा व्यक्ति परिश्रम करता है, तो यहाँ पर परिश्रम को हटा के परिश्रम अलग निकाला और करोति क्रिया जो हमारी थी उसको हमने मूल रूप में लिख दिया और हमने इसमें प्रश्न बन जाएगा ऐसे, परिश्रमम करोति। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा आ जाता है, यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि कीदृशः जनः भूरि परिश्रमं करोति या कीदृशः जनः भूरि परिश्रमं करोति, तब आप अगर एक पद में लिखना है तो आप निर्धनः लिख दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन पूरे वाक्य में लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रमं करोति। प्रश्न में से ही आप उत्तर को बना देंगे। ठीक है,
आ गया समझ में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लिखा है सह कम यानी वह किसको महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलः जाता है, वह किसको महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में सफल हो जाता है। किसको दिलवाता है? अपने पुत्र को। तो आप लिखेंगे सह और कम के स्थान पे लिख देंगे स्वपुत्रम। कम शब्द किम के शब्द के द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा दी। वह किसको दिलाने में, महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है? अपने पुत्र को। तो अपने को क्या कहते हैं? स्व, और पुत्र में लगा देंगे जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द में विभक्ति है। ठीक है, वो थोड़ा सा पैटर्न खत्म कीजिए। बच्चे ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि, और इस तरह से जो सिखाया जाता है वो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता है, गलत लगता है, कि जो बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो मिल रहा है उसको उतार के लिख दो, आपका सही हो जाएगा। भाई अब 10th क्लास में बच्चे आ गए हैं, इतना वो समझ, जब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वो इतना स्वयं से कर पाएंगे। उन्हें तरीका सिखाओ कि भाई हमने जब इसको पढ़ा तो उसमें से हम अपने उत्तर को, सही उत्तर को कैसे ढूंढें, उस चीज को सीखना है हमें। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? तेन वित्तेन, उस वित्त के द्वारा स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता। अब इसमें लिखा है उस वित्त के द्वारा, लेकिन प्रश्न में तो ये चीज नहीं पूछी जा रही ना। वो तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि सह यानी वह किसको महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तो मैं उत्तर कितना आ रहा है? केवल अपने पुत्र को। अपने पुत्र को शब्द सही आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई? प्रश्नवाचक शब्द में विभक्ति देख के जो उत्तर आ रहा है उसमें भी वही विभक्ति लगा दो, आपका उत्तर बन जाएगा कि वह अपने पुत्र को। तो अपने को कहेंगे स्व, और पुत्र लिख देंगे पुत्रम, द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा देंगे। तो उत्तर क्या बन जाएगा? वह अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। ठीक है, उत्तर बना पाएंगे। आगे चलते हैं। एक पद का हो तो सिर्फ स्वपुत्रम लिख दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। और पूर्ण वाक्य इस प्रकार से बनेगा, इसलिए हमने पूर्ण वाक्य प्रारूप में आपके सामने लिख दिया है इसको। निर्धनस्य पुत्रः यानी निर्धन का पुत्र, कुत्र यानी कहाँ, निवसन कहाँ रहकर, अध्ययन संलग्न संभूत कहाँ रहकर अध्ययन में संलग्न हो जाता है। तो आप कहेंगे तत्रैव छात्रावासे, वही छात्रावास में, लेकिन एक पद में देना है तो हम कहेंगे छात्रावासे। कुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? कहाँ। कहाँ यानी किसी स्थान की बात हो रही है। ऐसे ही कुत्र और कदा, ये दोनों ही जो शब्द आते हैं प्रश्नवाचक शब्द, इनके उत्तर कैसे निकलते हैं? कुत्र की जगह पे जब आप उत्तर लिखेंगे तो कोई ना कोई स्थान आएगा। कदा की जगह पे आप जब भी उत्तर लिखेंगे तब किसी न किसी समय की बात हो रही होगी, और स्थान और समय दोनों में ही आपको सप्तमी विभक्ति लगानी है। उत्तर में ध्यान कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुत्र में आपको कोई विभक्ति नहीं दिखेगी, कदा में आपको कोई विभक्ति नहीं दिखेगी, लेकिन हम आपको याद बता रहे हैं कि इसकी जगह पे जो भी उत्तर आप लिख रहे होंगे उसमें आपको सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी। निर्धनस्य पुत्रः कुत्र निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत, निर्धन का पुत्र कहाँ रहकर अध्ययन में संलग्न हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको उत्तर मिलेगा कि तत्तनयः, उसका पुत्र, तत्रैव वहीं पर, छात्रावासे छात्रावास में। देखिए उत्तर में भी आपके पास यहाँ वाक्य में देखेंगे आप, तब यहाँ पर भी आपको सप्तमी विभक्ति वाला छात्रावासे मिलेगा। लेकिन एक पद में देना है तो सिर्फ हमें छात्रावासे लिख देना है। तत्रैव पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लिखें कि तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्न संभूत। तो अब यहाँ पे उन्होंने तत्तनयः नहीं लिखा, उन्होंने क्या दिया? निर्धन का पुत्र लिख दिया। तत्तनयः की जगह पर यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया? निर्धन का पुत्र। तो यहाँ पे हम भाई निर्धन का पुत्र लिख देंगे, ये नहीं कि हमें कॉपी करके छापना ही सीखना नहीं है, हमें सही उत्तर कितना कि जितना भाई पूछा जाए उतना उत्तर लिख दीजिए, उसकी जगह पे बाकी की चीजें हमारे ऊपर से मिल ही रही हैं, उसी को देख के लिख देना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। पिता तनुजस्य काम आकरणे व्याकुलो जाता। पिता तनु मतलब अपने पुत्र की क्या, किसको सुनकर व्याकुल हो जाता है? अपने पुत्र की किसको सुनकर, क्या सुनकर? तो कहेंगे उसकी बीमारी को सुनकर, रुग्णताम आकर्ण्य। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रुग्णताम, बीमारी, बीमारी को रुग्ण कहते हैं। अब उसमें क्या बनेगा? रुग्णताम
रुग्णता बीमारी, और क्या आ जाएगा उसमें, काम यानी द्वितीय विभक्ति लगी है तो उत्तर में भी द्वितीय विभक्ति। अच्छा, नहीं थोड़ा सा जहां समस्या आए तो देख लेना यहाँ पे कि एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य। तोड़ना हमने इसीलिए बताया है कि आकर्ण्य जब अलग लिखा हुआ है तो काम जो है हमारा काम शब्द है उसके स्थान पर आप लगाएंगे तो रुग्णताम को अलग करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे देखिए और बन सकता है, यहाँ लिखा हो सकता है कि कह तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। यहीं पे आपसे देखिए हम आपको प्रश्न बनाना ही बता देते हैं। पिता के स्थान पे यहाँ लिखा है कह, यानी कौन कौन पुत्र की रुग्णता को सुनकर व्याकुल हो जाता है, तो यहाँ आप लिख देंगे पिता। ठीक है, इस प्रकार से सामने सामने आप देखिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा है तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफलो जाता। तो आप इन प्रवेश को हटा दिया और यहाँ लिख देंगे कि कम दापिए तुम, किसको दिलाने में, कम लिख दें या किम लिख दें, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, भाई द्वितीय विभक्ति है, किसको दिलाने में, बोले प्रवेश को दिलाने में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रवेशम। इस प्रकार से भाई उत्तर हम प्रश्न उत्तर हमारे सामने से ही बनते हैं, ज्यादा कहीं और नहीं होता है। अब यहाँ पे आ सकता है कि किस कारण के द्वारा, तो कहेंगे कीन पीड़ितः स बस्यानम विहाय पदाति रे प्राचलित, तो आप कहेंगे परमर्श कारशीन, परमर्थ कारशीन यानी किससे पीड़ित होकर, कहेंगे धन की अभाव, धन की कमी से पीड़ित होकर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाएंगे। ऐसे ही है कम दृष्टुम, है ना, कम दृष्टुम स च प्रस्थितः, ऐसा आ सकता है कि स पिता कम दृष्टुम प्रस्थितः, किसको देखने के लिए प्रस्थित हो जाता है, तो आप कहेंगे पुत्रम दृष्टुम, पुत्र को देखने के लिए। ऐसे प्रश्न बनाए जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए आप। ठीक है ना। अब लिखा हो सकता है सह कम विहाय पदाति रे प्राचलित, देखिए वहां पे तो हमने 4-5 ही बताए, यहाँ देखिए हम आपको हजारों प्रश्न इसमें से बना के बता देंगे और हजारों उत्तर इसी में से ही आपको मिल जाएंगे। लिखा हो सकता है आपके सामने के सह कम विहाय पदाति रे प्राचलित, वह किसको छोड़कर पैदल ही चल पड़ता है, तो आप कहेंगे बस यानम विहाय, है ना। तो इस प्रकार से भाई आपके उत्तर बनेंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, पदाति क्रमेण संचलन सायं समय, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पे ये कदा लिख देंगे, पदाति क्रमेण संचलन कदा अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, तो आप कहेंगे सायं समय। ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पे कदा विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुवाहा, तो आप कहेंगे निशा अंधकारे प्रसृते, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके प्रश्नों की आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए पिता तनुजस से काम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता, किसको सुनकर व्याकुल हो जाता है, तो आप कहेंगे रुग्णताम, बीमारी को सुनकर। प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा कदा न शुभवाह, तो आप कहेंगे कब, निशा अंधकारे, रात्रि के समय में, तो आप कहेंगे निशा अंधकारे न शुभवाह। कदा शब्द आया है, समयवाची है, सप्तमी विभक्ति आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पूर्ण वाक्य के उत्तर। सनिर्धनः बसयानम विहाय, वह निर्धन बसयान को छोड़कर पदातिरेव किमर्थम प्राचलत, किस लिए चल पड़ता है, वह निर्धन बस को छोड़कर पैदल किस लिए चल पड़ता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, धन नहीं था। या आप कहोगे क्योंकि वह किससे, अर्थकारशीन, वो अपने पैसे परमर्थ, या कहेंगे किससे, अर्थकारशीन कह दो या परमर्थकारशीन कर दो, कि वह पैसे के, अर्थकारशीन का मतलब होता है पैसे की कमी, पैसे की कमी से पीड़ित था, इसलिए उसने बस को क्यों छोड़ दिया उसने, क्योंकि वो पैसे की कमी से पीड़ित था। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सह निर्धनः बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत यतो ही, क्योंकि सह अर्थकारशीन अत्यंत पीड़ित आसीत, क्योंकि वह पैसे की कमी से बहुत पीड़ित था। हमारे पास यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, परम, लेकिन, परम का अर्थ क्या हुआ, लेकिन, अर्थकारशीन, लेकिन अर्थ यानी परमार्थकारशीन का अर्थ क्या हुआ, परम अर्थकारशीन। इसको तोड़ के लिख लीजिए,
परम अलग कर लीजिए, अर्थ अलग कर लीजिए, कार्शीन अलग कर लीजिए। अर्थ क्या निकलेगा कि लेकिन अर्थ यानी पैसे की कमी से, पैसे की कमी की वजह से पीड़ित होकर वह बस यान को छोड़ देता है, ठीक है, पैदल चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कैसे बनेगा, क्योंकि लिखना है आपको उत्तर में, तो यतो ही लगाएंगे आप, यतो ही सह, क्योंकि वह अर्थकारशीन पैसे की कमी से अत्यंत पीड़ित था। ठीक है, ये हो गया। आगे लिखा है निर्धन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम कथम, किस प्रकार सफल हो जाता। एक जो निर्धन था वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में यानी कॉलेज में प्रवेश दिलाने में कैसे सफल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक जो निर्धन होता है वो क्या करता है, धन, मेहनत से धन कमाता है, तो फिर वो उस धन से क्या कर देता है, उसको महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। तो हमारा देखिए कहाँ से बनेगा उत्तर, क्या कहेंगे हम कि निर्धन जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन, उस वित्त के द्वारा स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेश दापितुम सफलः जाता। उत्तर मिल गया हमारा यहाँ पर। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और अच्छे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, निर्धन भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जित्वा, उपार्जितवान की जगह अब हमें, क्योंकि उस उपार्जितवान पर क्या हो गया है, हमारा वाक्य खत्म हो गया है, लेकिन हमें उस वाक्य को अगर जोड़ना है तो हम क्या कहेंगे कि वित्त को उपार्जित करके लगाना है, तो इक्त्वा लगा दिया। यहाँ पे कोई आगे उपसर्ग नहीं लगा है तो ल्यप नहीं लगाया है, कर या करके का भाव लगाने के लिए इक्त्वा प्रत्यय लगा दिया, तो लिख दिया हमने उपार्जित्वा, यानी एक पैसे को इकट्ठा करके अपने पुत्र को एकस्मिन् विद्यालय प्रवेशम दापितुम सफल हो जाता है। निर्धन भूरि परिश्रम में किंचित, निर्धन बहुत अधिक कठिन परिश्रम करके कहता है कुछ, किंचित यानी कुछ वित्त का उपार्जन करके अपने पुत्र को दिला देता है। तो करके का अर्थ बताना हो जब भी आपको, तो इक्त्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय आप लगाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रात्रि निवासम कर्तुम सह कम उपागत, रात्रि निवास करने के लिए सह कम उपागत किसके पास जाता है, तो कम की जगह आप क्या लिखेंगे, पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। रात्रि निवास, देखिए हम इसमें अपने तरफ से पूरा और भी वाक्य कहाँ से लिख सकते हैं कि रात्रि निवास करने के लिए सह कम उपागत, तो इतना सा भी उत्तर आप लिखेंगे तब सही हो जाएगा। रात्रि निवास सम कर्तुम सह गृहस्थम उपागत, यानी गृहस्थ के पास जाता है, लेकिन वो गृहस्थ कहाँ है, तो कहेंगे पार्श्व स्थिते ग्रामे, वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किंचित गृहस्थम उपागत, किसी गृहस्थ के पास जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे देखते हैं, कह तस्मै आश्रयम प्रयच्छ, कौन उसको आश्रय देता है, तो आप कहेंगे करुणा परोग्रही, यानी करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ कौन था, ग्रही, घर में रहने वाला, तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, उसको आश्रय दे देता है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, आपका कह के स्थान पे आप इसको लिख देंगे और आपका उत्तर बन जाएगा, पूर्ण वाक्य का उत्तर बन गया। अब चलते हैं हम इसके अगले पैराग्राफ पे। लिखा हुआ है, अगला गद्यांश कहता है विचित्रा दैवगति ही, बड़ी विचित्र होती है दैवगति, यानी ईश्वर की गति। उस समय को नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर की गति क्या है, ईश्वर की या समय की चाल कैसी है, विचित्रा, विचित्र है देवगति, यानी ईश्वर की जो चाल है, ईश्वर जो काम करते हैं या समय जिस प्रकार का काम करता है वो बड़ा विचित्र होता है। कहते हैं तस्याम एव उस तस्याम एव रात्रौ, अब रात्रौ में कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है, रात्रि शब्द हमारा रात्रौ बना सप्तमी विभक्ति से, इसलिए तस्याम शब्द भी हमारा, क्योंकि रात्रि स्त्रीलिंग है, ध्यान कीजिएगा, जहां पुल्लिंग होता है वहां पर हमारा क्या बन जाता है, तस्मिन बन जाता है, अस्मिन बन जाता है, कस्मिन बन जाता है, जब पुल्लिंग यहाँ पे शब्द होता है, लेकिन रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे तस्याम सप्तमी विभक्ति का बन गया। कहते हैं उस तस्याम एव रात्रौ, उसी रात्रि में ही,
उसी रात्रि में ही का अर्थ बाद में लगाएंगे। इसको तोड़ के देख लीजिए जरा। तस्याम तस्याम एव रात्रौ। अब यहाँ पे जो रात्रौ शब्द की विशेषता तस्याम बन रहा है, रात्रि स्त्रीलिंग है, इसीलिए जो तत् शब्द है स्त्रीलिंग का सप्तमी विभक्ति वाला बना। तो अर्थ क्या बना? उसी, कहते हैं उसी रात्रि में ही, उस रात्रि में ही, उस रात्रि में ही तस्मिन ग्रहे, उसके घर में। अब यहीं पे देख लीजिए, आपको लिंग का पता चल जाएगा कि देखिए विशेषण विशेष्य कैसे एक दूसरे के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हैं। अब देखिए ग्रह शब्द हमारा कैसा है? ग्रह कैसा है? नपुंसक लिंग है, और नपुंसक और पुरलिंग के तृतीया से सप्तमी तक के एक जैसे चलते हैं। तो तत् शब्द क्या बनेगा? यहाँ पे अगर पुरलिंग होता तब भी तस्मिन बन जाता है यहाँ पे, और नपुंसक लिंग है इसलिए भी कैसा बना? तस्मिन बना। क्योंकि ग्रह शब्द में सप्तमी विभक्ति है तो तत् शब्द में भी सप्तमी विभक्ति हम कौन सी? नपुंसक लिंग वाली लगाएंगे। यहाँ हमारे पास रात्रि जो है वो स्त्रीलिंग वाली है, तो यहाँ पे तत् शब्द हमारा सप्तमी विभक्ति वाला ही बना। तो क्या हो जाएगा? रात, तस्याम रात्रौ, उसी रात्रि में ही, तस्मिन ग्रहे, उस घर में, उस घर में। अब समझ में आ रहा है? हम साथ में अंत में बोलते हैं, उसमें नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं उस घर में, उस रात्रि में ही। ठीक है, ये अव्यय है, अव्यय में कभी हमारे पास कोई नहीं लगाए जाते, इसमें विभक्तियां नहीं लगाई जाती हैं। अव्यय अपना रूप परिवर्तन कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या कहा? उस रात्रि में ही, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, कहते हैं गृह कहते हैं गृह अभ्यंतरम। इसको जरा तोड़ के लिख लीजिए। गृहम, यहां पे लिख लीजिए गृह और अभ्यंतरम, यानी घर के अंदर। गृह अभ्यंतरम, घर के अंदर प्रवेश करता है। तत्र, वहां पर, निहिताम एकाम, वहां पर रखी हुई, एकाम एक, मंजुषाम, निहितम एकम। अब इसको अगर हम तोड़े तो क्या बन रहा है? ये हमारा निहिताम एकाम मंजुषाम। मंजुषाम की विशेषता दोनों ही बन, वहां पर रखी हुई एक मंजुषा को आदाय यानी लेकर पलायतः भाग जाता है। तो मंजुषाम में हमारे पास देखिए मंजुषा के ये दोनों ही शब्द कैसे बन रहे थे? विशेषण बन रहे थे, तो दोनों में ही विभक्ति हमारी समान आई। क्या बना? निहिताम एकाम मंजुषाम, यानी वहां रखी हुई एक मंजुषा को लेकर पलायतः भाग जाता है। चौरस्य, यानी चोर की, पाद ध्वनि नाम, यानी पैरों की ध्वनि के द्वारा, ध्वनिना, यहाँ पे कौन सी तृतीया विभक्ति लगी है? ठीक है, ध्वनिना, यानी ध्वनि के द्वारा प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ अतिथि, चोर शंकया तमन धावत, कहते हैं तम अनुधावत तमन धावत बना, कैसे बना अभी बताते हैं। चोर की पैरों की ध्वनि के द्वारा, पैरों के चलने की आहट के द्वारा, प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ अतिथि, चोर शंकया, चोर शंका से, ऐसा लगा उसको कि चोर की शंका है, चोर के का को ऐसा तो नहीं कि चोर है, तो चोर की शंकया यानी चोर की शंका के द्वारा, तम अनुधावत अग्रहणाच, उसके पीछे, तम अनुधावत, तम अनुधावत किससे मिलकर बना है? तम अनुधावत, यानी उसके पीछे भागता है। तो ये कैसे हमारा मिलके बना? तम को तो पहले कर दिया पूरा, तो ये हो गया तमनु, ठीक है, और ये हो गया धावत। अब यहाँ पे ये क्या लिखा था? अनुधावत लिखा हुआ था, तो ऊ हमारा किस में परिवर्तित हो गया? वा में। अधावत आ जाएगा, धावत की अनु के है अधावत, क्योंकि दौड़ा। अभी की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है।
तो यहाँ पे उ हमारा अ के होने से व में परिवर्तित हो गया, तो न हो गया आधा, क्योंकि उ व में बदल रहा है तो व में बदला, आ के व में जोड़ा तो व पूरा हो गया और हो गया तमन धाव। तम अनुधावत उसके पीछे, चोर की शंका से उसके पीछे भागा। अग्रहणाच, और पकड़ भी लिया। अग्रहणात च, इसको भी हम लिखेंगे, क्या बन जाएगा, अग्रहणात च। तो यहाँ पे ये हमारा त च में परिवर्तित हो गया और उसको पकड़ लेता है। परम, लेकिन विचित्रम अघटत, विचित्रम माँ को आधा कीजिए, ये हो जाएगा अघटत, लेकिन विचित्र घटना होती है। विचित्र घटित हुआ, क्या क्या अचंभे वाली बात हुई। चौरह एव, चोर ही उच्चैः, जोर से, क्रोशितुम आरभत, क्रोशितुम यानी चिल्लाने लगता है, आरंभ कर, चिल्लाना आरंभ कर देता है। चोरो अयम, चोरो अयम, चोर है ये, चोर है ये, ऐसा कहने लगता है। इति परम विचित्रम अघटत, लेकिन बहुत ही विचित्र घटना हुई कि चोरह एव, चौरह एव, चोर ही, उच्चैः, जोर से, क्रोशितुम आरभत, चिल्लाना शुरू कर देता है। चोरो अयम, चोरो अयम, चोर है यहाँ पे, चोर है यहाँ पे, यह चोर है, यह चोर है। इति तस्य तार स्वरेण, उसके तेज स्वर के द्वारा प्रबुद्धा, जागे हुए, जाग कर ग्रामवासी ना, जागे हुए सभी गांववासी, स्वगृहात निष्क्रम्य, अपने अपने ग्रहों से, स्वगृहात अपने घरों से, निष्क्रम्य, निष्क्रम्य यानी बाहर निकलकर, तत्रा गच्छन, वहां आ जाते हैं, वहां इकट्ठा हो गए। वराकम, कहते हैं वराकम अतिथि मेव चा चोरम मत्वा, मानकर, अभर्त्स्यन, और उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं। कहते हैं वराकम अतिथिम एव, यानी उस बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर मानकर, ये इसको अ बना देंगे तो क्या बन जाएगा, अभर्त्स्यन, उसकी निंदा करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने, भर्त्सना करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। यद्यपि, जबकि ग्रामस्य आरक्षी एव, जबकि गांव का आरक्षी ही चोर आसीत, जबकि गांव का जो आरक्षी था यानी जो चौकीदार था वो ही कौन था, आरक्षण यानी रक्षा करने वाला। रक्षा करने वाला कौन होता है, वो होता है सिपाही होता है, भाई सिपाही को तैनात कर देते हैं या फिर किसी चौकीदार को बिठा देते हैं। तो कहते हैं जबकि गांव का आरक्षी सिपाही ही चोर था। चोर कौन बन के आया था, चुराने कौन आया था, वो सिपाही ही आया था। तत्क्षणम एव, उसी क्षण ही, तत्क्षणम एव, इसको तोड़ेंगे हम, क्या बनेगा, तत्क्षणम एव, उस क्षण ही रक्षा पुरुष, वो रक्षा पुरुष जो था, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्रख्याप्य, यह चोर है ऐसा बता करके, कारागृहे प्राक्षिपत, कारागृह में डाल देता है। देखिए यहाँ पे उसने अपनी चोरी दूसरे के सिर पे लगाकर, दूसरे को आरोपी बनाकर उस बेचारे अतिथि को कहाँ कर दिया, उसके कारागृह में, कारागृह यानी जेल में डाल देता है। ठीक है, अब चलिए इतना अपन ने पढ़ लिया, अब इसका हम देख लेते हैं अपने प्रश्न। तो पहला प्रश्न आता है, देवगति कीदृशः अस्ति, बताइए किस प्रकार, कीदृशी अस्ति, किस प्रकार की थी देवगति। तो गति शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए देखो कीदृश शब्द भी उसका जो विशेषण बनना है कैसा स्त्रीलिंग आना चाहिए, इसलिए कीदृशः ना लिखे कीदृशी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तर कैसा आएगा हमारा, विचित्रा देवगति। देवगति कैसी होती है, विचित्र होती है। अब अगर कैसा होता, पुल्लिंगवाची होता तो विचित्र लिखा हुआ होता, लेकिन यहाँ पे देवगति स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसका विशेषण शब्द विचित्र कैसा है, विचित्रा। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ना तो आसान हो जाएगी संस्कृत आपके लिए, ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत कुछ कठिनाई है उसमें। आगे लिखा है, गृहाभ्यंतरात् कह प्रविष्टा, घर के अंदर कौन प्रवेश करता है, तो कह लिखा है यानी इसमें पुल्लिंगवाची शब्द आएगा। तो बताइए घर के अंदर कौन आता है, कहेंगे तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर प्रवेश करता है तो कौन, चौरः। तो हम यहाँ लिख देंगे चौरः, उत्तर हो जाएगा। कह उच्चै क्रोशितुम आरभत, कौन जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, तो कहेंगे चोर।
चोर क्या करने लगता है, उच्चैः क्रोशितुम आरब्धः। कहाँ लिखा है, ये लिखा है चोरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही शुरू कर देता है जोर से चिल्लाना। आगे बनता है रात्रौ ग्रहे चौरः कुत्र प्रविष्टः, रात्रौ ग्रहे चौरः कुत्र प्रविष्टः, रात्रि में घर में चोर कहाँ प्रवेश करता है, घर के अंदर। तो घर में तो कर रहा है लेकिन कहाँ है, घर के अंदर, गृहाभ्यंतरात यानी घर में और उसके अंदर, ठीक है, तो गृहाभ्यंतरात, ठीक है, भयंतरम, ठीक है। अब आगे लिखा है चौरो अयम इति उच्चैः का क्रोशितुम आरभ, यानी कौन चिल्लाना शुरू कर देता है, ऐसा चोर ही स्वयं क्रोशितुम आरब्ध, ठीक है, चोर ही ऐसा चिल्लाना शुरू कर देता है। तो भाई हर एक प्रश्न को कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो इसलिए क्योंकि ये अपन ने पहले देखिए इस तरह से देखा, कहा उच्चैः क्रोशितुम आरब्ध, तो आप कहेंगे चोर उच्चैः। अब इसी को ऐसे बता दिया कि चौरो अयम इति उच्चैः कः क्रोशितुम आरब्ध, तो आप कहेंगे आरभत, तो कहेंगे चौरः, ठीक है। इस प्रकार से अपूर्ण वाक्य देख लेते हैं। ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्, ग्रामवासी क्या करने लगते हैं, तो क्या कहते हैं, तस्य नरस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् इति बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा अवर्त्स्यन्। तो इसको आप यहां से भी लिख सकते हो कि ग्रामवासी क्या करते हैं, आप कहेंगे तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिं च चौरम मत्वा अवर्त्स्यन्, चोर मानकर ही उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। आगे लिखा है चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि किम अकरोत्, चोर की पैरों की ध्वनि से जागकर जो अतिथि है क्या करता है, यहां से हम लिख लेंगे, क्या करता है, चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तम अनुधावत अग्रहणात् और पकड़ लेता है, ठीक है। अच्छा पूरा लिखना है, अग्रहणात् यहां तक हो गया, लेकिन क्योंकि यहां से हमारा दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, लेकिन विचित्रम अघटत, लेकिन विचित्र हुआ, ये किसने, अतिथि ने नहीं किया था, ये उस वाक्य का टुकड़ा है, इसीलिए इसको मत लिखिएगा, ठीक है। यही तो समझ की बात होती है कि हमें कहां से कहां तक लिखना है उत्तर, ठीक है। तो क्या लिखा है, चौरस्य पादध्वनि प्रबुद्धो अतिथः चौर शंकया तमन्वधावत अग्रहणत च, और पकड़ लेता है, उसके पीछे भागता है और पकड़ लेता है। आगे देखते हैं, यदा चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः चौर शंकया तमन्धावत अग्रहणत च तदा विचित्रम किम अघटत, उसके बाद क्या विचित्र हुआ बताइए। जब चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर अतिथि जागता है और चोर की शंका से ऐसा संदेह करके तम अनुधावत की यह चोर है ऐसी शंका करके उसके पीछे दौड़ता है और उसको पकड़ता है, तब क्या विचित्र होता है, तब यह विचित्र होता है कि क्या होता है कि सह चोर स्वयं उच्चैः क्रोशितुम आरभत चोरो अयम इति। तो इसका देखिए थोड़ी सी अगर हम सही ढंग से देखेंगे तो क्या हुआ, परम विचित्रम अघटत, लेकिन इसके बाद विचित्र हुआ कि चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरब्ध चोरो अयम इति। ध्यान कीजिए बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वाक्य देखा तो क्या कहेंगे, अरे यहां से मिल रहा है तो इसी का ये होगा, लिख दिया उसी को उसमें, जबकि ये तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है। उत्तर कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है कि लेकिन विचित्रम अघटत, लेकिन विचित्र हुआ, बड़ी अचंभे की बात हुई कि चोर ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि चोरो अयम, यह चोर है, ऐसा करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर बनेगा, ठीक है, ना कि उसका पहला आगे का वाक्य बना दो, ठीक है ना। रक्षा पुरुष तम अतिथिम कारागृहे किमर्थम प्राक्षिपत, रक्षा पुरुष जो होता है उस अतिथि को कारागृह में किस लिए डाल देता है, रक्षा पुरुष तम अतिथिम कारागृहे क्यों डाल देता है, यहां से मिल रहा है हमें, रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरो अयम इति प्राख्य कारागृहे प्राक्षित, किस लिए डाल देता है, क्योंकि रक्षा पुरुष उस अतिथि को यह चोर है ऐसा उसके ऊपर दोष लगाकर कारागृह में डाल देता है। यहां पर हमारा यह उत्तर बन जाएगा, ठीक है। रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य
कारागृहे प्राक्षिपत। ठीक है, अग्रिमे दिने, आगे वाले दिन पर क्या होता है? आगे वाले दिन में जब उस बेचारे व्यक्ति को पकड़ लिया गया, निर्धन व्यक्ति को पकड़ लिया गया, तो अग्रिमे दिने, अगले दिन पर सह आरक्षी, वह आरक्षी चौराभियोगे यानी चोर के अभियोग, अभियोग यानी क्या होता है? उसका दोष, चोरी के दोष से, है ना, उसके ऊपर क्या लगा देता है? चोरी का दोष लगा देता है। अगले दिन पर वह आरक्षी, वह जो आरक्षी होता है वो क्या करता है कि कहते हैं चौराभियोगे, चोरी के अभियोग में या चोरी के अभियोग पर तम उसको न्यायालय नीतवान, न्यायालय में ले जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र, न्यायाधीश उस समय पे तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं पर हम उनका नाम चट्टोपाध्याय पढ़ते हैं, कहीं पे चटर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन थे? बंकिम चंद्र उभाभ्याम, दोनों को, दोनों उभाभ्याम, दोनों की क्या करते हैं? पृथक प्रथरम, पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, दोनों से अलग अलग। अब देखिए यहाँ पे उभाभ्याम, भ्याम शब्द 3 जगह आता है। यहाँ तो एक तो के द्वारा तृतीया के हिसाब से भी आ सकता है, के लिए से भी आ सकता है और से भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम, दोनों से अलग अलग विवरण श्रुतवान, अलग अलग विवरण सुनते हैं। पहले एक से पूरा विवरण सुन लेंगे, फिर दूसरे से सुन लेंगे। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारे वृत्तम, सारी जो घटना है उससे, उसको जानकर, सहतम, वह उसको निर्दोषम अमन्यत, वह किसको मान लेते हैं? ये जो निर्धन होता है उसको क्या मान लेते हैं? निर्दोष मान लेते हैं। सर्वम वृत्तम अवगत्य, इसको थोड़ा तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? वृत्तम यानी घटना से को जानकर, सारी घटना को जानकर, स यानी स कौन? बंकिम चंद्र, तम यानी किसको? वो जो बेचारा निर्धन व्यक्ति बैठा है, निर्धन जन, उसको निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष मान लिया, उन्होंने निर्दोष मान लिया। च और आरक्षिणम दोष भाजनम, और दोषी का पात्र और दोष का पात्र आरक्षी है ऐसा उन्होंने मान लिया। किंतु, लेकिन एक समस्या थी, कहते हैं कानून सबूत मांगता है। किंतु प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव में, प्रमाण अभावात, इसको भी तोड़ के लिखेंगे, क्या बन जाएगा? प्रमाण अभावात, किसमें? कहते हैं प्रमाण के अभाव से स निर्णय तुम ना शक्नोत, वो निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास क्या था? कोई भी भाई वो तो था नहीं कि प्रमाण हो, सबूत हो, उनके पास कोई एविडेंस हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। कहते हैं प्रमाण अभाववात, कहते हैं प्रमाण के अभाव से वह निर्णय तुम यानी निर्णय करने में ना शक्नोत, निर्णय नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर सकते थे, निर्णय नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसका था? प्रमाण का अभाव था। ततो असौ, कहते हैं तब, असौ तौ, तब उन दोनों को अग्रिमे दिने, अगले दिन पर उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान, उन्होंने आदेश दिया। तत् असौ, तब उन दोनों को, तौ यानी दोनों, ठीक है, असौ यानी उन, तब उन दोनों को अग्रिमे दिने, अगले दिन पर या अगले दिन में उपस्थातुम, आने के लिए आदिष्टवान, उन्होंने आदेश दिया कि तुम अगले दिन आना। कहते हैं अन्येद्युः, अन्य दिन, तौ न्यायालय, वे दोनों न्यायालय में स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अगले दिन दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित करते हैं, फिर से अपने अपने पक्ष को रखते हैं। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी, कहते हैं तदैव, उसी समय कोई, तत्र अन्य, कोई दूसरा कर्मचारी समागत्य, वहां आ जाता है, न्यवेद्यत, और निवेदन करता है, यत कि इतः, के यहाँ बताता है कि यहां से क्रोश द्वया अंतराले, कहते हैं 2 कोश, क्रोश द्वया अंतराले,
2 कोश दूर कश्चित जनः कोई जन केनापि किसी के द्वारा हतः मार दिया गया है। आकर निवेदन करता है कि इतः यानी यहाँ से क्रोश द्वया अंतराले, क्रोश 2 कोश के अंतराल पर कश्चित जनः कोई व्यक्ति केनापि किसी के द्वारा हतः मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम उसका मरा हुआ शरीर राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के निकट स्थित है, निकट पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए कि क्या करे अब। करणीयम इति, अब क्या करना चाहिए। करणीय करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, आदेश दीजिए। न्यायाधीश, न्यायाधीश न्याय के जो अधीश थे, न्यायाधीश थे। आरक्षिणम अभियुक्तम च, जो आरक्षी था और अभियुक्त था। च आरक्षी और अभियुक्त को तम शव को, तम शवम, ये जो तम शब्द आया है शव के लिए आया है। तम शवम यानी उस शव को न्यायालय में आने तुम आदिष्टवान, आने तुम लाने के लिए आदेश दिया। किस किस को दिया। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। समझ गए क्या हुआ कि भाई इन्होंने देखा, न्यायाधीश ने दोनों की अब बात अलग अलग सुनी, सुनकर वो समझ गए कि इसमें से दोषी कौन है और जो निर्दोष व्यक्ति कौन है, लेकिन उनके पास प्रमाण नहीं था, एविडेंस नहीं थे, कानून सबूत मांगता है। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा कल की तारीख देते हैं, कल आना। फिर से दोनों आते हैं, अपने अपने पक्ष को रखते हैं। तब उसी समय पे एक व्यक्ति आता है, वहीं का कर्मचारी, क्योंकि कहाँ का था, देखिए ये लिखा हुआ है तत्र अत्य कर्मचारी, वहीं का कोई कर्मचारी समागत्य वहां आ जाता है ना। फिर बताता है कि 2 कोस दूर में एक किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा मार दिया गया है और वो राजमार्ग के पास स्थित है, वहीं पर पड़ा हुआ है। तो बताइए आदिश्यताम, आदेश दे दिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त दोनों को ही, अभियुक्त यानी जिस पर क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, आरोपी दोनों को क्या देते हैं, उस सब को न्यायालय में लाने का आदेश दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखते हैं प्रश्नोत्तर कैसे बनेंगे हमारा। जैसे एक पहले बनता है न्यायाधीशस्य नाम किम आसीत, न्यायाधीश का नाम क्या था, तो कहेंगे किम आसीत की जगह हम लिख देंगे क्या था, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र। ठीक है, अब कह क्यों नहीं आया, किम क्यों आया, क्योंकि भाई जब हम अगर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछते समय हमें ये ज्ञात नहीं है कि उसका जो उत्तर आना है वो हमारा पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, या कौन सा आना है ये हमें नहीं ज्ञात है, तब हम उस परिस्थिति में प्रश्न में किम आ जाता है। ये नहीं समझिएगा कि किम लिखा है तो हमारा बंकिम चंद्र जो शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत शब्द है, वो बंकिम चंद्रम बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यायाधीशस्य नाम बंकिम चंद्र, और आसीत लिखना है तो आसीत और लिख दीजिए, और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, शवम न्यायालय आने तुम कह आदिष्टवान, शव को न्यायालय में लाने के लिए कौन आदेश देता है, न्यायाधीश, न्यायाधीश आदेश देते हैं। अग्रिमे दिने कह चौराभियोगम तम न्यायालय नीतवान, अगले दिन कौन चौराभियोग यानी चोरी के दोष में उसको न्यायालय लेकर आता है। कौन लेकर आता है, आरक्षी, आरक्षी लेकर आता है। किसको, वो बेचारा जो निर्धन व्यक्ति था। ठीक है, आगे देखेंगे, न्यायाधीश किम नाम ध्येयम आसीत, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है ना। न्यायाधीश कह आसीत, न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहोगे बंकिम चंद्र। न्यायाधीश किम नाम ध्येयम, तब नाम ध्येय, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र। ठीक है, अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, उत्तर उनका नाम ही पूछा जाएगा। न्यायाधीश कस्य अभावात निर्णय तुम ना शक्नुत, किसके अभाव में निर्णय करने में समर्थ नहीं थे, क्यों नहीं कर सकते थे, किसका अभाव था, तो प्रमाण का अभाव था। तो आप कहेंगे कस्य की जगह क्या लिख देंगे, प्रमाणस्य। कस्य षष्ठी विभक्ति, तो प्रमाण का, प्रमाण में भी तो काकी के का अर्थ निकल रहा है,
किसके अभाव में? बोले प्रमाण के, तो का, की, के, कहाँ षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, बन जाएगा प्रमाणस्य। ठीक है, न्यायाधीशः प्रमाणस्य अभावात्, उसके अभाव में निर्णेतुम न शक्नोत। आगे लिखा है कर्मचारी समागत्य किम न्यवेदत, क्या तो कहते हैं कर्मचारी समागत्य वहां आकर क्या निवेदन करता है? कर्मचारी समागत्य, कर्मचारी वहां आकर निवेदन करता है कि इतः क्रोशद्वयेन, अब पूरी बात वहां से वहां तक बता दीजिए कि जो उसने बोला था, कि जो निवेदन किया था उसको पूरा बता दीजिए कि इतः यहां से क्रोशद्वयान्तराले, दो कोश के अंतराल पर कश्चित जनः केनापि हतः, किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा मार दिया गया है, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम, राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग के निकट है। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका उत्तर बन जाएगा। न्यायाधीशम किम, न्यायाधीशम कम किम च आदिष्टवान, को किस किस को, किसको और किम क्या आदेश देता है? कहते हैं कम, न्यायाधीशः कम, यानी किसको और क्या आदेश देते हैं? किसको और क्या आदेश देते हैं? न्यायाधीश आरक्षणम च अभियुक्तम, आरक्षी और अभियुक्त को उस शरीर को न्यायालय में आने तुम आदिष्टवान, न्यायालय में लाने के लिए आदेश देते हैं। अंत की पंक्ति से, अंत की जो वाक्य है उससे हमें क्या मिल जाएगा? उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़े उससे थोड़ा सा हम और इसमें से थोड़े से प्रश्न और बताएं कि कैसे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां से और प्रश्न कौन सा बन सकता है कि सर्वम वृत्तम अवगत्य स कम निर्दोषम अमन्यत, किसको, देखो सारा वृत्तांत सुनकर, अब इसमें स के स्थान पे हो सकता है कि आपको जब प्रश्न पूछा जाए तो उसमें कैसे कहें, कैसे प्रश्न लिख सकते हैं? सर्वम वृत्तम अवगत्य न्यायाधीशः, स के स्थान पे लिख दें आपसे। देखिए यहाँ पे प्रश्न बना के हम आपको बताते हैं कैसे प्रश्न बन सकता है कि सर्वम वृत्तम, सर्वम वृत्तम अवगत्य, वृत्तम अवगत्य न्यायाधीशः, न्यायाधीशः कम निर्दोषम कम निर्दोषम अमन्यत, अलग अलग लिख देंगे तो अमन्यत अलग आ जाएगा। किसको निर्दोषी मानते हैं? कम निर्दोषम अमन्यत, तो यहां पे हम लिखेंगे कम के स्थान पे तम ना लिख के आप लिख देंगे किसको? निर्धन जन्म, निर्धन जन को कह सकते हैं, अभियुक्तम को कह सकते हैं, क्योंकि तम जो आया है वो किसके लिए आया है? इस व्यक्ति के लिए आया है। ये कौन था? अभियुक्त, यानी जिस पर कि आरोप लगाया गया था। तो अभियुक्त में भी आप द्वितीय विभक्ति यानी मां हलंत लगा दीजिए या अनुस्वार लगा दीजिए, या आप निर्धन जन्म भी लिख सकते हो, निर्धन जन्म। स्वयं भी देखिए उत्तर आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से मिले। वैसे आते तो ऐसे हैं कि यहीं से आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से। निर्धन जन्म भी कह सकते हैं, या अतिथिम, अतिथि था ना, तो आप अतिथिम भी लिख सकते हो कि अतिथि को निर्दोष मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। अच्छा, यहीं पे एक और प्रश्न बन सकता है कि कम दोष भाजनम अमन्यत, कम दोष भाजनम अमन्यत, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कम दोष भाजनम अमन्यत, किसको दोषी का भाजन मान लेते हैं? तो कहेंगे आरक्षेणम, तब उत्तर बनेगा कि आरक्षणी को। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अपने प्रश्न बन सकते हैं। अब देखें यहां से तो अपन ने देख ही लिया है। ठीक है, अब यहां पे एक और प्रश्न बन सकता है, ततो असौ तौ कदा उपस्थातुम आदिष्टवान, तब उन दोनों को कब उपस्थित होने का आदेश दिया गया? आप कहेंगे कदा आया है तो आप लिख देंगे अग्रिमे दिने, अगले दिन पर। ठीक है, अब कहेंगे यहां पे आ सकता है अन्येत्युः यानी अगले दिन, तौ वे दोनों कुत्र
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पुत्र बन सकता है या यहाँ आ सकता है अन्येध्यु कौ, यानी अन्यद्यन कौन दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को रखते हैं तो कहेंगे तौ। फिर यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुत्र अन्येध्यु तौ कुत्र स्वस्वपुक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, आप कहेंगे न्यायालय, है ना। अब यहाँ पे कह सकते हैं तदैव कश्चित तत्र कह समागत्य, तत्र अत्यः, वहां पर कह यानी कौन समागत्य न्यवेद्यत, कौन आके निवेदन करता है, तो कर्मचारी के स्थान पे कह लिखा होगा तो आप लिख देंगे कर्मचारी, ठीक है। अच्छा, लिखा हो सकता है यहां पे और अपना प्रश्न कहां से बन सकता है, यहां पे भी आ सकता है कि इतः, या यहां पे हो सकता है कश्चित जनः कीनापि हतः कुत्र, कुत्र यानी कहां कोई जन किसी के द्वारा मारा गया है, तो आप कहेंगे इतः क्रोश द्वया अंतराले, यहां से 2 कोश के अंतराल पर, ठीक है। तस्य मृत शरीरम, अब कहेंगे कस्य मृत शरीरम, तो यहां आप कह सकते हैं जनस्य, क्योंकि कश्चित जनः, जन के लिए यहाँ पे तस्य प्रयोग हुआ है, ध्यान कीजिएगा। यहाँ पे जैसे लिखा प्रश्न हो सकता है आपके पास बनकर आए कि कस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, तो आप तस्य ना लिख के तस्य लिख दोगे तब भी सही होगा, लेकिन अगर आप इस जन में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो और भी सही हो जाएगा कि जनस्य मृत, कश्चित जनस्य, किसी जन का, कश्चित जनस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, इस प्रकार से कहेंगे तो आप और अच्छा बन जाएगा। और क्या हो सकता है, यहां पर भी आप से पूछा जा सकता है तस्य मृत शरीरम कुत्र निक्षा वर्तते। अब यहाँ पे कुत्र में आप कहोगे सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन अभितः परितः समया निक्षा प्रतियोगी सूत्र कहता है कि इन शब्दों के योग में जो शब्द होगा जिसमें मैं पर का अर्थ निकल रहा होगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। द्वितीय विभक्ति का सूत्र कर्मकारक में हमने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, तस्य मृत शरीरम कुत्र निक्षा वर्तते, तो आप कहोगे राजमार्गम निक्षा वर्तते, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए, अंत वाले की तो हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। कदा स, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कदा स आरक्षी चोराभियोगे तम न्यायालय में नीतवान, कब वह आरक्षी चोरी के दोष लगाकर उसको न्यायालय ले जाता है, कब ले जाता है, तो आप कहोगे अग्रिमे दिने, अगले दिन, ठीक है। तो बस इस प्रकार से भाई प्रश्न बनते हैं, यहीं से हमारे उत्तर बन जाते हैं, कोई बड़ी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं, समझ में आया है, अब अगले वाले पैराग्राफ को अपन पढ़ते। आदेशम प्राप्य यानी आदेश प्राप्त करके उभौ प्राचलताम यानी दोनों ही चलने लगते हैं। अब दोनों ही चल के कहाँ पहुंचेंगे, जहां पर वो डेड बॉडी रखी हुई थी, मृत शरीर रखा हुआ था। आदेशम प्राप्य यानी आदेश प्राप्त करके, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है तो हमने करके का अर्थ निकाल दिया। आदेश प्राप्त करके उभौ यानी वे दोनों, प्राचलताम दोनों ही साथ साथ चलने लगते हैं। तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर, उपेत्य यानी पास में, काष्ठ पटले वहां पास में, वहां देखा उन्होंने कि क्या था, काष्ठ पटल पर यानी लकड़ी की बेंच पर, निहितम उस पे निहित यानी रखा हुआ, पट्टाच्छादितम देह, पट्टा यानी पटा, छादितम पट से आच्छादित, पटाच्छादितम किससे मिलकर बना है, पट जमा आच्छादितम यानी पट से आच्छादित यानी कपड़े से ढका हुआ, कपड़े से ढकी हुई शरीर को देखा, देह, ठीक है। अब स्कंदेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, उस पट से आच्छादित देह को कंधे से, कंधे के द्वारा, वहंतो ढोकर, वहन करते हुए, उठाकर, न्यायाधिकरणम न्यायाधीश जहां थे वहां पर उनके प्रति, उनकी ओर प्रस्थित दोनों चलने लगते हैं। तत्र उपेत्य वहां पर साथ में, तत्र उपेत्य, उपेत्य का अर्थ क्या होता है, साथ में। काष्ठ पटले निहितम काष्ठ पटल पे रखे हुए, पट्टा
पटाच्छादितम, पट से आच्छादित उस शरीर को स्कंध, स्कंध क्या कहते हैं, कंधे, एन लगा है के द्वारा, कंधे के द्वारा वहंतौ उठाते हुए न्यायाधिकरणम, न्यायाधीश के पास, न्याय के अधिकरणम, न्याय के जो अधिकारी थे उनके प्रति, उनकी ओर प्रस्थितौ यानी दोनों चलने लगते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षित जो था वो कैसा था, अच्छा हट्टा कट्टा था। और अभियुक्त, और अभियुक्त जो था अतीव कृशकाय, बड़ा दुबला पतला था, बेचारा गरीब था, ढंग से उसको खाने के लिए नहीं मिलता था, तो वो कैसा था बेचारा, बहुत दुबला पतला सा शरीर का था। ठीक है, तो कह रहे हैं अभियुक्त, अभियुक्तश्च, अभियुक्त च, यहाँ पे च होने से ये विसर्ग हमारा श में परिवर्तित हो गया सत्व संधि के नियम से, तो क्या बना, अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, कृश कहते हैं किसको, दुबले पतले को, कृश का अर्थ क्या होता है, दुबला पतला, काय यानी शरीर वाला, कृशकाय यानी दुबले पतले शरीर वाला। ठीक है, जो बेचारा जो निर्धन व्यक्ति था वो कृशकाय था। भारवत, भार के कारण, भारवत भार के द्वारा, वह कैसा, शवस्य, शव के भार के द्वारा, स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत, भार उस शव के भार की वजह से, भार के कारण कंधे पर, कंधे के द्वारा वहन करना उसके लिए दुष्कर्म आसीत, उसके लिए कैसा था, कठिन काम था। दुष यानी कठिन, कर्म यानी काम, यानी कठिन काम था। ठीक है, आगे लिखा है सह भार वेदनया कृदंती, इसमें और वह भार वेदना यानी वजन की वेदना से, यानी भार, उसके ऊपर जो भार हो रहा था उस शरीर का, अब भाई किसी शरीर को उठाना, भाई 50-60 किलो का तो होगा ही, कोई भी इंसान होगा, और जबकि भाई कोई भी जब मृत हो जाता है या अपना पूरा वजन छोड़ देता है किसी दूसरे पर, तो भाई भार तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो कहते हैं भार वेदनया, भार की वेदना यानी कष्ट से, भार के कष्ट से क्रदंती, इसमें रो रहा था, रो रहा था वह शरीर, वह जा रहा। अब देखिए उसके साथ में तो कैसी हुई, वो बेचारा जा कहाँ रहा था, पहले सोचिए, वो जा रहा था अपने पुत्र के पास में, पुत्र के पास जा रहा था, उसकी बीमारी का पता करने के लिए जा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो किसी घर में रुक गया और वो किस विपत्ति में पड़ गया आके। तो कहता है स भार वेदनया, वह भार की वेदना से, कृदंती, इसमें रो रहा था, तस्य कृदन्नम, उसके रोने को, निशम्य सुनकर, मुदित जो खुश होता हुआ, आरक्षी तम उवाच, जो सैनिक है उसको क्या कहता है, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया अहम, तुमने तुम्हारे द्वारा मुझको, या तुमने मुझको, चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारिता, तुमने मुझे चोरिताया, चोरी से उठाई गई जो बक्सा था, मंजुषा थी, पेटी थी, उसको लेने से तुमने मुझको रोका था ना। इदानीम निज कृत्यस्य, ये तुम्हारे खुद के काम का ही फलम भुक्षो, अब तुम अपने खुद के काम का फल भुगतो। उसने जबकि अच्छा किया था, भाई जो आरक्षी था वो क्या कर रहा था, वो सिपाही क्या कर रहा था, घर में जाके चोरी कर रहा था। अतिथि ने बेचारे, उसने निर्धन जन ने क्या किया, उसको रोक लिया। तो अब क्या कहता है आरक्षी, हंसता हुआ, किसके, उसके रोने को सुनकर देखकर खुश होता हुआ आरक्षी क्या कहता है, रे दुष्ट, तस्मिन दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारितः, इदानीम, यह निज कृत्य से, तुम्हारे खुद के कर्मों का ही फल भुगतो। अस्मिन चोराभियोगे, इस चोरी के अभियोग से, इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के इल्जाम में, इस चोरी के दोष में, तुम्हें वर्ष त्रयस्य, 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यते, तुम्हें 3 वर्ष का कारागार प्राप्त होगा, तुम्हें 3 वर्ष की सजा मिलेगी। इति प्रोच्य, ऐसा कहकर उच्चई हसत, और जोर जोर से हंसने लगता है। यथा कथितंच, कहता है यथा कथम च उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, ऐसा कहते हुए दोनों शवम आनीय, शव को लेकर एक चत्वरे, एक चबूतरे पर स्थापित बनतौ। यथा कथितम, कहते हैं ऐसा कहते हुए,
च दोनों, उभौ दोनों, उन दोनों ने क्या किया, शवम आनीय, शव को लेकर एक चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चबूतरे पर रख दिया। अब आगे क्या होगा उसको देखेंगे, पहले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आरक्षी कीदृशः अस्ति, कैसा था आरक्षी, कैसा था, सुपुष्ट देह आसीत्। अभियुक्तः कीदृशः आसीत्, कृशकाय आसीत्। सह कथम कृदंती इसमें, वह क्यों रो रहा था, किस लिए रो रहा था, भार वेदनया, भार की वेदना के द्वारा रो रहा था। सुपुष्ट देह, सुपुष्ट देह कह आसीत, सुपुष्ट देह यानी अच्छी हिस्ट पुष्ट, अच्छा पोषण, भाई खूब अच्छा खाना पीना सब चीज़ें जब मिलती हैं तो हिस्ट पुष्ट हो जाती है देह, और भाई जब खाना पीना नहीं में हो जाते तो दुबले पतले हो जाते हैं। सुपुष्ट देह कह आसी, सुपुष्ट देह कौन था, आरक्षी था। अब समझ में आ रहे होंगे, ये हमें निश्चित बात है कि आप लोगों अभी अगर इस जो हम पैराग्राफ पढ़ाते जा रहे हैं उसके हम जब उसको एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं तो आप इसके उत्तर दे पा रहे होंगे, कोशिश कीजिएगा स्वयं से देने की। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष इति कह कथयति, यह तुम्हारे खुद के कर्मों का फल भुगतो। अब खुद के, अब इदानीम यानी अब अपने किए हुए का फल भुगतो, ऐसा किसने कहा था, आरक्षी ने कहा था। किसको कहा था, अभियुक्त को कहा था। पूर्ण वाक्य के उत्तर देखते हैं। अभियुक्तस्य कृदन्नम श्रुत्वा प्रसन्न आरक्षी तिम कम किम उवाच, अभियुक्त के रोने को सुनकर प्रसन्न जो आरक्षी हुआ था यानी जो सिपाही खुश हो रहा था उसको क्या कहता है, तो वो पूरा अपना वाक्य लिख दीजिए जो उसने बोला था। अभियुक्तस्य कृदन्नम श्रुत्वा प्रसन्न आरक्षी तम उवाच, किम को हटा दीजिए, ऐसा कहता है कि रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया गृह्णात् वारितः इदानीम अब निज कृत्यस्य फलम भुक्ष अस्मिन् चोरो चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंड लप्स्यसि। अब तुम्हें कितने 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा। तो जैसा उसने बोला है उस चीज को आप बता दीजिए। उभौ कथम प्राचलतम, दोनों कहाँ चल देते हैं, बोले आदेश प्राप्त उभौ प्राचल। कथम कहाँ किस प्रकार चल देते हैं, बोले आदेश प्राप्त। उभौ किस प्रकार चलते हैं, बोले आदेश प्राप्त करके दोनों चल देते हैं। तो आदेश हम प्राप्त, आदेश प्राप्त करके दोनों चल देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है निर्धन किमर्थम कृदंती, इसमें निर्धन किस लिए रो रहा था, किस वजह से रो रहा था, कहेंगे निर्धन अतीव कृशकाय आसीत। निर्धन जो था वो कैसा था, अतीव कृशकाय आसीत। भारवत शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्कर्म आसीत, अतः इसीलिए सह भार वेदनाया कृदंती, इसलिए वह भार वेदना से रो रहा था। आरक्षी किम प्रोच्य उच्चै हस्त, आरक्षी क्या कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। आरक्षी इदम प्रोच्य उच्चय अहसत, डैश लगाइए, फिर लिखेंगे अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि, तुम्हें कितने 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा, तुम्हें 3 वर्ष की जेल हो जाएगी, ऐसा उसने बोला। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः तौ, फिर से उन दोनों से, घटनाया, घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टु, कहने का आदेश दिया गया। न्यायाधीश के द्वारा पुनः तौ, पुनस्तौ किससे मिलकर बना है, पुनः तौ यानी फिर से उन दोनों को, उन दोनों से घटनाया, घटना का या घटना के विषय में, वक्तुम कहने के लिए आदेश दिया गया। आरक्षिणी ही निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी अपने पक्ष को प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम अघटत, अब एक आश्चर्य हुआ। आश्चर्यम कहते हैं निज, देखिए आरक्षिणी, जैसे ही आरक्षी निज पक्षम प्रस्तुतवती, जैसे ही अपने पक्ष को प्रस्तुत करने लगता है, आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य हुआ। अब ये शव उठकर बोल खड़ा हुआ। क्या आश्चर्य हुआ, स शवः, वह जो शव था, कहते हैं प्रावारकम अपसार्य, प्रावारकम यानी ढके हुए वस्त्र को, अपसार्य हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करने लगता है। निवेदितवान, और निवेदित करता हुआ बोलता है, मान्यवर एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि यानी रास्ते में,
यद उक्तम, यह कहा गया। यद उक्तम किससे मिलकर बना है? यत उक्तम कहते हैं अध्वनि। रास्ते में यत उक्तम ऐसा कहा गया, तद वर्णयामी उसको जैसा कहा गया, यत उक्तम जो कहा गया, तत् वर्णयामी वह कह रहा हूं, जो कहा गया इसके द्वारा उसको बताता हूं, उसको वर्णन करता हूं। किसने क्या कहा था? त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मुझको, चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारितः तुम्हारे द्वारा चोरी की हुई मंजुषा को लेने से रोका गया था। अतः इसलिए निज कृत्यस्य फलम भुक्षु इसलिए अब अपने फल को भोगो, अपने किए हुए फल को भोगो। चोर्या कहते हैं चौर्याभियोगे अब चोरी के दंड में यानी चोरी के दोष से तुम्हें वर्ष त्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे तुम्हें 3 वर्ष का कारावास प्राप्त होगा इति। अब उसने खड़े होकर सब चीज बता दी। न्यायाधीश न्यायाधीश ने आरक्षिणी को कारादंडम आदिशतम जनम ससम्मानम मुक्तवान आरक्षी को कारादंड का आदेश दिया और जन को ससम्मान मुक्तवान और उस जन को उस व्यक्ति को सम्मान के साथ में मुक्त कर दिया। अत एवोच्यते इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? इतना समझ में आ गया आपको कि न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती जैसे ही प्रस्तुत करने लगा आश्चर्यम अघटत आश्चर्य हुआ। सशवः प्रवारकम जो प्रवारक था उसका जो कपड़ा ढका हुआ था अपसार्य उसको हटा के इसको थोड़ा अलग करेंगे तो क्या बनेगा? प्रवारकम मां हलंत करेंगे तो यहाँ पे अ लग जाएगा। अपसार्य हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीशम अभिवाद्य यहाँ पे न्यायाधीश अलग करेंगे, यहाँ पे मां हलंत होना चाहिए जिसको हम मां में से अभिवाद्य अलग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो वाक्य बनेगा न्यायाधीश अभिवाद्य न्यायाधीशम न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए निवेदित करता है निवेदन करता है मान्यवर एतेन आरक्षण अध्वनि यत उक्तम तद वर्णयामि जो इसने कहा वो वर्णन करता हूँ कि त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारितः अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम ल्यप्स्यसि इति ऐसा कहा गया है। न्यायाधीशः आरक्षिणः कारादंडम आदिशितम जनम ससम्मानम मुक्तवान इत्युवाच इसीलिए कहा गया है। अब क्या कहा गया है इसको अपन पढ़ेंगे, पहले इससे गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। आरक्षी किम प्रस्तुतवान क्या प्रस्तुत कर रहा था? निज पक्षम अपने पक्ष को। किम लिखा है? निज पक्षम आ गया। ठीक है, आगे लिखा है न्यायाधीशः कस्या विषये वक्तम आदिशत न्यायाधीश किसके विषय में कहने के लिए आदेश देता है? कहते हैं अपने पक्ष घटना के विषय में। न्यायाधीश घटनाया विषय देखिए ये लिखा है न्यायाधीश पुनः तौ घटनाया कस्याह विषय किसके विषय में? तो कहेंगे घटनायाह विषय। ठीक है, अच्छा आगे लिखा है चौरह कस्याह ग्रहणात् वारिता चोर किसको ग्रहण करके भाग रहा था? कहते हैं चोर मंजुषाया ग्रहणात् वारितः चोर को मंजुषा को ग्रहण करने से रोका गया, वारितः रोक दिया गया। न्यायाधीशेन पुनः तौ कस्या विषय व्यक्तिम आदिष्टौ यही इसी को दोबारा से किस प्रकार से पूछा जा सकता है? न्यायाधीश पुनः तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ उसी को दो प्रकार से पूछा जा सकता है तो दोनों चीजें हमने आपको बता दी। चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति कह कथितवान चोरी के दोष से तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा इति कह कथितवान ऐसा किसने कहा था? आरक्षी ने। तो कह के स्थान पे हम लिख देंगे आरक्षी, पूरा हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए अब इसके हम देख लेते हैं पूर्ण वाक्य के उत्तर। न्यायाधीशेन पुनः तौ किम आदिष्टौ न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को क्या आदेश दिया? तो कहेंगे न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ उसी को भाई वही हमारा एक पद में भी आ सकता है कि कस्याह विषय तो आप कहेंगे घटनायाह विषय, केवल घटनायाह लिख दीजिए सही हो जाएगा। ध्यान कीजिएगा कस्य जो लिखा हुआ होता है वो ये इंगित करता है कि यहाँ पे निश्चित ही हमारा
पुल्लिंग या नपुंसक लिंगवाची कोई ना कोई शब्द आएगा। और जो कस्याह शब्द होता है वो कहाँ आता है, ये हैं दोनों ही षष्ठी विभक्ति एक वचन के, लेकिन ये जो कस्य है वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए आता है, कस्याह आता है स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शब्द आ रहा है उत्तर का क्या आ रहा है, घटना, बड़े आ की मात्रा आकारांत आ रहा है, स्त्रीलिंग आ रहा है। तो घटना याह, तो उसमें भी हम षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाएंगे। देखिए इसी तरह से प्रश्न निर्माण हमने करना सिखाया है आपको कि भाई जो हमारा उत्तरवाची शब्द होता है उसके स्थान पे हमें जब प्रश्न बनाना है तो उसका लिंग विभक्ति वचन देख लेते हैं, उसी के जैसा हम प्रश्न का प्रश्नवाचक शब्द ढूंढकर लिख देते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे एतेन आरक्षिणा मार्गे किम उक्तम, इस आरक्षी के द्वारा मार्ग में क्या कहा गया। एतेन आरक्षिणा मार्गे उक्तम, इस आरक्षी के द्वारा मार्ग में कहा गया कि बस वो पूरा अपना लिख दो, सो बस अपना हो जाएगा। जो आरक्षी ने कहा था कि त्वया चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारितः अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडं लप्स्यसे इति। ठीक है, अब आगे लिखा है शवः न्यायाधीशम अविवाद्य किम निवेदितवान। शव न्यायाधीश को अविवाद करके क्या कहता है, फिर उसमें भी वही चीज बतानी है जो उसने निवेदितवान के बाद लिखा हुआ है कि मान्यवर एतेन आरक्षण अध्वनि यतुक्तम तद्वर्णयामि, और ये पूरा अपना लिख दीजिए, उसमें से पैराग्राफ में से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसीलिए कहा गया है अतएव, कहते हैं अत्युवाच, इसीलिए कहा गया है इत्युवाच, ऐसा कहा गया है कि कहते हैं दुष्करण्यापि, दुष्करण्या अपि, यानी कैसा का काम हो, बोले काम कितना भी कठिन हो, कर्माणि दुष्करण्यान, यानी करने योग्य जो काम है वो कितना भी कठिन हो, मति वैभवशालिनः, मति वैभवशाली जो होते हैं, यानी जो अपनी बुद्धि से कैसे होते हैं। देखिए एक तो होता है जो अपने बल से बलशाली होता है, एक जो होता है वो अपनी बुद्धि से बलशाली होता है, यानी बुद्धि के द्वारा किसी भी काम को हल करने वाला। अपनी मति वैभवशाली को क्या कहते हैं कि मति के वैभव से युक्त, जिसके पास बुद्धि का वैभव हो, यानी धन तो हो लेकिन वो कौन सा हो, बुद्धि का धन हो उसके पास। तो कहते हैं दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना नीति युक्तिम समालंब्य लीलये प्रकुर्वते। कहते हैं अब नीति और युक्ति का सहारा लेके, नीति और युक्ति का सहारा लेके लीलयैव, यानी खेल खेल के द्वारा, खेल खेल में ही प्रकुर्वते, उसको हल कर देते हैं। कठिन से कठिन कहते हैं दुष्करण्या, कठिन से काम, कैसा काम हो, बोले कठिन काम को भी मति वैभवशाली जो लोग होते हैं वो अपनी नीति और युक्ति का सहारा लेके खेल खेल में ही प्रकुर्वते, उसको हल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। चलिए, तो इससे जुड़े हुए भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं कि कीदृशी जनाः दुष्करण, कहते हैं दुष्कराणि अपि, यानी दुष्कराणि कठिन, कर्माणि, कर्म में भी हमारे पास क्या था, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो दुष्कर शब्द भी इसी का क्या बना है, विशेषण बना है। देखिए यहाँ पे दुष्कराणि कर्माणि अपि, यानी कठिन काम भी। इसको अगर तोड़ के थोड़ा सा देखिए, अन्वय में हम जब करवाएंगे तब आपको ये बताएंगे कि हम कैसे बनाएंगे इसको, दुष्कराणि और कर्माणि। अब कर्माणि में हमारे पास प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसीलिए देखिए दुष्कर शब्द जो उसका काम, बोले कैसा, बोले कठिन काम को, कठिन काम को भी। अब आप कहोगे इसमें को का अर्थ कैसे आ रहा है, प्रथमा है, तो भाई प्रथमा में भी फलम फले फलानी बनता है और द्वितीय में भी फलम फले फलानी बनता है, तो इसमें को का भाव निकल रहा है, यानी द्वितीय का बहुवचन बनना है। इसमें द्वितीय का बहुवचन है तो इसमें भी द्वितीय का बहुवचन है, तो दोनों जुड़वा भाई एक ही जैसी शक्ल के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन को का अर्थ निकल रहा है। मति वैभवशाली व्यक्ति कठिन काम को भी, यहाँ पे अपि लगा हुआ है, देखिए कहाँ छुपा हुआ है, बताते हैं। दुष्कराणि, दुष्कराणि अपि जो लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी की मात्रा अ के होने से किस में बदल जाएगी, बोले णा को छोड़ देगी, तो ये बन जाएगा दुष्करा, णा हो जाएगा आधा, ई बन जाएगी या, ये आ मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और ये पी बन जाएगा। अगर इसको तोड़ें तो क्या बन जाएगा, दुष्कराण्यपि, दुष्कराणि अपि कर्माणि, यानी कैसे काम, बोले कठिन काम को भी
मति वैभवशाली, नीति युक्त का सावलंब्य, अवलंब्य का अर्थ स्वावलंबी किससे मिलकर बना है, अवलंब्य, अवलंब होता है सहारा, अवलंब यानी सहारा, किसका, सहारे के साथ में, किसका सहारा लेकर, नीति और युक्ति का, नीति और युक्ति का सहारा लेकर लीला यैव यानी लीला जैसे खेल खेल में की तरह ही प्रकुर्वते उसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारा ये बना इसका अर्थ प्रश्न बनता है कीदृशः जना दुष्कराणि कर्माणि अपि कुर्वन्ति, किस प्रकार के लोग कर्मों को कर सकते हैं। इस बच्चे की तरह हाथ उठा के बताइए, क्या कौन से कर सकते हैं, मति वैभवशालिनः, मति वैभवशाली जनाः, कीदृशः की जगह, क्योंकि ये जो मति वैभवशाली शब्द है जनाः शब्द की विशेषता बना रहा है। भाई मति वैभवशाली कर सकते हैं, जनाः दुष्कराणि कर्मणि कथम कुर्वन्ति, किस प्रकार कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, आप कहेंगे लीलयैः, खेल खेल में ही। आगे देखते हैं, काम सावलंब्य, कहते हैं किसका अवलंबन, किसके सहारे से मति वैभवशाली कार्याणि कुर्वन्ति, कार्यों को कर लेते हैं, तो आगे कहेंगे नीति युक्तिम, नीति और युक्ति का अवलंब्य सहारा लेके मति वैभवशाली कार्य कर लेते हैं। आगे लिखा है मति वैभवशाली दुष्कराणि कर्माणि कथम कुर्वन्ति, तो इसी का दूसरी तरफ से लिख दिया गया है कि मति वैभवशाली जो कठिन काम है उनको कैसे कर लेते हैं, आप कहेंगे कर्माणि नीति युक्तिम सावलंब्य लीलयैव कुर्वन्ति। अपना नीचे वाली लाइन लिख लीजिए, लीलया के कार्याणि कुर्वन्ति, लीला के द्वारा यानी खेल खेल के द्वारा ही कौन कार्य करते हैं, मति वैभवशाली करते हैं। उसी को देखो घुमा फिरा के पूछे किस प्रकार से आप उनको क्रम के अनुसार लगाएंगे। तो थोड़ी सी कथा के ऊपर हम गौर कर लेते हैं अपनी कथा के, कि कथा में क्या हुआ था, कि कथा में सबसे पहले बताया गया है कि कोई एक निर्धन व्यक्ति है, वो बहुत मेहनत करके परिश्रम करके धन का उपार्जन करता है, धन इकट्ठा करता है और उस पैसे से अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवा देता है। ठीक है, यही हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, और उनका पुत्र वही वो जो महाविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, तो उसके पास जो छात्रावास है वहाँ पर रहने लगता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि लड़का बीमार पड़ जाता है, तो उसकी बीमारी को सुनकर कि बच्चा बीमार हो गया है, उसको देखने के लिए जो पिता होता है वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो बस को छोड़कर पैदल ही चलने लगता है, क्योंकि भाई निर्धन है, जैसे तैसे तो उसने इकट्ठे करवाए। चलते शाम हो जाती है और गंतव्य स्थान अभी भी दूर था। फिर वो सोचता है कि रात्रि में, भाई शाम तो हो ही गई है लेकिन अभी तो गंतव्य स्थान तो बहुत दूर है, तब फिर वो सोचता है कि रात्रि में किसी भी विजन प्रदेश में रुकना अच्छा नहीं है, या जाना मतलब वहाँ पे यात्रा शुभ नहीं होगी, और वो भी पैदल यात्रा किसी भी ऐसा स्थान जहाँ निर्जन है, कोई जन है नहीं है ना, तो ऐसी जगह पे पैदल यात्रा रात्रि में शुभ नहीं होगी। तो वो किसी पास के गांव में चला जाता है और वहाँ पे कोई एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, उस गृही से पूछता है कि आप मुझे रुकने के लिए स्थान दे दीजिए। तो वो दयालु होता है, वो कह देता है कि ठीक है आप रुक जाओ। अब वो अतिथि के रूप में रुक जाता है। अब उसी दिन देवयोग से क्या हो जाता है, उनके घर में एक चोर प्रवेश कर देता है, और चोर प्रवेश करके क्या करता है, उनके घर में रखी हुई एक पेटी को उठाकर भागने लगता है। लेकिन क्या हुआ, उसी समय जो अतिथि था वो किसके पैरों की ध्वनि को, चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर समझ लेता है कि हो सकता है चोर आया है। उठ जाता है और उठकर उस चोर के पीछे भागता है, और चोर के पीछे भागकर उसको पकड़ लेता है। और जैसे ही पकड़ता है तो ये क्या अचानक अजीब वहां पे हुआ, बिल्कुल ही एक विचित्र घटना क्या हुई कि उसने, वो जो चोर था वो ही स्वयं चिल्लाने लगता है, तेज चिल्लाने लगेगा। पहले तो वो कहेगा कि मुझे जाने दो, लेकिन वो कहेगा कि नहीं जाने दे रहा हूं, तो फिर वो क्या करेगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा और कहेगा कि चोर है, ये चोर है, ये चोर है। तो उसकी, वही जो चोर था उसी की आवाज सुनकर सारे गांववासी इकट्ठा हो जाएंगे, जाग जाएंगे और देखेंगे कि भाई अतिथि चोरी कर रहा है। अब ऐसा सोच कर कि सभी गांववासी उसको क्या धिक्कार करने लगते हैं, बहुत बुरा भला कहने लगते हैं कि बताओ इसको अतिथि के रूप में रखा हो, यही चोरी कर रहा था, है ना। लेकिन वास्तव में चोर कौन था, वो चोर गांव का आरक्षी ही था।
वो था वो जो गांव का आरक्षी वो ही चोर था, है ना। लेकिन उसने किसको बना दिया चोर? उस अतिथि को। और सब गांववासी उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। और ये जो सिपाही क्या करता है, उसको अतिथि को चोर मानकर उसको कारागृह में डाल देता है। अब आगे क्या होता है? अगले दिन दोनों को, जो आरक्षी होता है, जो जब वास्तव में चोर वही था, वो आरक्षी उस अतिथि को लेकर कहाँ जाता है? न्यायालय में पहुंच जाते हैं। अब न्यायालय में पहुंचते हैं तो न्यायालय में पहुंचकर जो न्यायाधीश होते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, उनको दोनों अपनी अपनी बात कह के सुना देते हैं। अब दोनों की बात सुनकर जो न्यायाधीश है वो समझ जाते हैं कि इनमें से वास्तविक चोर कौन है, अतिथि नहीं है, आरक्षी है, ऐसा उन्होंने मान लिया। लेकिन परिमाण का तो अभाव था, कोई भाई एविडेंस तो था नहीं, सबूत तो था नहीं, प्रमाण तो था ही नहीं, साक्षी था। साक्षी का अर्थ ही है प्रमाण, प्रमाण था ही नहीं। इस अभाव में क्या होगा? अब इस अभाव में वो कहते हैं कि ठीक है, अब अगले दिन आना, अगले दिन निर्णय करेंगे। अब अगले दिन दोनों पहुंचते हैं, दोनों अपनी अपनी कथा बताते हैं, दोनों कथा अपनी अपनी बता ही रहे होते हैं। इतने में ही कौन, एक न्यायालय का एक व्यक्ति आके न्यायाधीश से कहेगा कि अपने यहाँ से, ये न्यायालय से 2 कोस दूर पर यहाँ पर एक व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है और उसका शव वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो न्यायाधीश दोनों से कहेंगे कि आप, अतिथि और आरक्षी दोनों से कहेंगे कि आप दोनों जाकर उस शव को यहाँ लेकर आओ। अब दोनों चल देते हैं, उस शव के पास पहुँचते हैं, जो कि वहाँ पे एक पटल था, वहाँ पर पड़ा हुआ था और कपड़े से ढके हुए पड़ा। उसको उठाते हैं और उठाकर चलने लगते हैं। तो भाई आरक्षी तो हिष्ट-पुष्ट था, लेकिन जो अतिथि था वो बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर था, भाई निर्धन था, कहानी को भी अच्छे से नहीं होगा तो कमज़ोर तो होगा ही। तो वो उसके भार की वेदना से रोने लगता है। तो आरक्षी उसको क्या कहता है कि उस दिन तुमने मुझे चोरी नहीं करने दी, उस दिन तुमने मुझे मंजूषा ले जाने से रोका, इसी वजह से आज देखो अपने करनी का दंड भुगतो और इस वजह से तुम्हें 3 साल का कारावास भी होगा। अब ऐसा कह देता है और हंसने लगता है, लेकिन बेचारा वो तो रो रहा होता है। इसी क्रम में दोनों आते हैं और एक चबूतरे पे उस शव को रख देते हैं। अब उस पे चबूतरे पे रख दिया शव और फिर कहते हैं बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना हुई। तो जो आरक्षी होता है वो सब बातें बताने लगता है। जैसे ही सब बातें बताता है वैसे ही एक क्या हुआ, अचंभे की घटना कि वो शव उठकर खड़ा हो गया। उसने न्यायाधीश को प्रणाम किया और कहा कि भाई कि रास्ते में ये, बोले बताओ क्या हुआ था रास्ते में। उन्होंने कहा मार्ग में ये हुआ कि ये जो आरक्षी था ये कह रहा था कि तुमने उस दिन मुझको चोरी मंजूषा की पेटी ले जाने से मना किया, इसीलिए आज तुम अपने कर्म का दंड भुगतो और अब तुम्हें 3 साल की जेल होगी। बस इस तरह से एक विचित्र साक्षी, उन्होंने मतलब जो न्यायाधीश थे उन्होंने अपनी चतुराई से साक्ष्य को, प्रमाण को खुद प्रकट किया और फिर इस हिसाब से जो आरक्षी था उसको दंड मिला, उसको कारावास में डाल दिया गया और अतिथि को सम्मानपूर्वक जाने दिया। तो ये थी एक विचित्र साक्षी की हमारी कथा। अब इसी के दिए हुए हैं ये हमारे क्रम के अनुसार वाक्य। ये क्रम में नहीं लगे हैं, इन्हें क्रम में लगाना है, ठीक है। मतलब सही जो चीज पहले हुई उसको हमें करना है। तो पहला हम पढ़ेंगे वाक्य क्या लिखा हो, जैसे क्या लिखा होगा, अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुनः लेखनीयम। नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार लिखकर पुनः लिखो। ऐसा नहीं नंबर मत डाल देना, कई बार ये करते हैं, नहीं करना है, उसको क्रम के अनुसार लिखना, ठीक है। तो लिखा है तेन वित्तेन तम उपत्रम, तेन वित्तेन उस वित्त के द्वारा, तम पुत्रम अपने पुत्र को, महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलवाने में सफल हो जाता है। तत्र निवसन वह, तत्र यानी वहां, निवसन रहकर, अध्ययन में संलग्न हो जाता है। तीसरा वाक्य क्या लिखा है, पिता पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, पिता पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित यानी निकल पड़ता है। अब समझ में आ रहा है कि कब क्या लगाना है हमें। फिर घ वाला लिखा हुआ है, कश्चन निर्धना जना, कोई निर्धन जनः वित्तम उपार्जितवान, वित्त को उपार्जित करता है, धन इकट्ठा करता है, धन कमाता है। सह
वो बस यानम विहाय, वह बस यान को त्याग कर पदातिरेव पैदल ही प्राचलत चल पड़ता है। फिर कहते हैं एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, एक बार उसका पुत्र रोगी हो गया। तततनयः, उसका तनय छात्रावास में वसति, इसमें छात्रावास में रहता था। पुत्र से रुग्णताम आकर्ण्य, पुत्र की रुग्णता को सुनकर सह व्याकुल संजाता, वह व्याकुल हो जाता है। ठीक है, अब बताइए इसमें सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ कि कोई निर्धन जन वित्तम उपार्जितवान, कोई जो निर्धन जन था वो वित्त को उपार्जित करता है। इसके बाद क्या हुआ? उस वित्त के द्वारा क्या करता है? वह अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में सफल हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद क्या होता है कि वो जो पुत्र है कहाँ रह जाता है? कहाँ पर? छात्रावास में रहने लगा था और वहीं रहकर अध्ययन में संलग्न हो गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसका पुत्र रुग्ण हो गया और अब उसकी रुग्णता को सुनकर, पुत्र की बीमारी को सुनकर क्या हो जाता है? वह व्याकुल हो जाता है और पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सह किसके धनम आकर्ष्य, धन की कमी की वजह से सह बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत, लेकिन वो बसयान को त्याग कर पैदल ही चल पड़ता है। किसकी? वित्त की क्या कमी की वजह से। तो ये आपकी घटना के क्रम के अनुसार लगा दिया। अब आपको पता चल गया कि पहला कौन सा लिखना है, दूसरा कौन सा लिखना है। तो इसको किस प्रकार से क्रम में लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, क्रम के अनुसार लगा देंगे। कश्चन निर्धनः जना वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन तम पुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुं सफलः जाता। तत्तनयः छात्रावासे वसति स्म, तत्र निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, पुत्रस्य रुग्णताम् आकर्ण्य सः व्याकुल संजातः। पिता पुत्रं दृष्टुं च प्रस्थितः, सः बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। ठीक है, क्रम के अनुसार लग गया। चलिए आगे देखते हैं कथा में क्या होता है। आगे देखेंगे सह पुत्रम दृष्टुम पदातिरेव प्राचलत, वह पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ता है। तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, तस्मिन् गृहे उसके घर में कोई चोर घर के अंदर आ जाता है। अब ये कहाँ की बात हो रही है? पैदल तो वो अभी पैदल चल रहा है, फिर यहाँ पे चोर आ गया है। अब चोर की घटना तो थोड़ी देर बाद होगी ना, जब वो किसी घर में रुकेगा तब। तो देखेंगे चोरः एव उच्चै क्रोशितुम् आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कश्चन निर्धन जन वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन जन धन का उपार्जन करता है। रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि का निवास करने के लिए कश्चित किसी गृहस्थम उपागत, गृहस्थ के पास जाता है। एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः जाता, एक बार उसका पुत्र रोगी हो जाता है। चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, चोर की पैरों की ध्वनि को सुनकर अतिथि जाग जाता है। ग्रामवासिना वराकम अतिथिम, कहते हैं बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर मानकर अभर्त्स्यन, उसकी भर्त्सना करने लगते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ हमारा, बताइए इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कथा में? यहाँ तक की कथा आ गई है, लेकिन उसमें जो 2-3 पैराग्राफ है उनको साथ में लेकर ये कथा बन गई। तो कैसे? पहले कहेंगे कश्चन निर्धन जनः वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन जन वित्त का उपार्जन करता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब उसने, अब यहाँ पर बीच में कोई बात लिखी हुई है कि उसने महाविद्यालय में उसका प्रवेश दिलवाया, ये रुग्ण हुआ। अब रुग्ण की कहीं बात आई है कि उसका पुत्र रोगी हो जाता है, तो कहेंगे ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे हमारा हो गया ये हो गया एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः जाता, और पहला हो गया ये। फिर इसके बाद क्या होता है? जब बीमार हो जाता है बच्चा, तब सह पुत्रम दृष्टुम, वो पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ता है। ठीक है। अब जब पैदल चल पड़ता है तब फिर वो चलते चलते कहाँ पहुंच जाता है? तो कहेंगे चोर आ जाता है पहले? नहीं होगा। चोर जोर जोर से बोलने लगता है? नहीं होगा। रात्रि निवासम कर्तुम कश्चित गृहस्थम उपागत, जब पैदल चलता है तो फिर रात्रि का निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास रुक जाता है? बोले हाँ बिल्कुल रुक जाता है।
गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब जब रात्रि का निवास करने के लिए गृहस्थ के पास आता है तो वो क्या करता है, उसको दे देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, चोर की ध्वनि से अतिथि जाग गया, ग्रामवासी उसकी भर्त्सना करने लगे। लेकिन उसके पहले तो क्या हुआ कि चोर घर के अंदर आया होगा, तभी तो ये सब चीजें हुई हैं। तो फिर क्या हुआ, जब गृहस्थ के पास आता है तो उसके घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि चोर की ध्वनि से अतिथि जाग जाता है। अतिथि जाग जाता है, लेकिन चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये चोर है, ये चोर है। तो इस प्रकार ग्रामवासी अतिथि को चोर मानकर उसकी भर्त्सना करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। तो लीजिए, ये अपनी इस प्रकार से क्रम में जमा दिया। अब इसी को क्या करना है, आपको लिख देना है। क्रम में जमाने के बाद उसको लिखना जरूर है ना। ऐसा नहीं है कि हमने केवल नंबरिंग कर दी और हो गया। तो कैसे बनेगा, कश्चन निर्धनजनः वित्तम उपार्जितवान एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः जातः सह पुत्रम दृष्टुम पदातीरे प्राचलत रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि का निवास करने के लिए कश्चित गृहस्थम उपागत तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरः प्रविष्टः चौरस्य पादध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः चौर एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत ग्रामवासिना वराकम अतिथिम एव चौरम मत्वा अभत्स्यन्। तो ये हो गया भाई हमारी, इस प्रकार से कथा आएगी तो आप उसको सही क्रम में लिख देंगे। अब एक और प्रकार की और बता देते हैं, ठीक है ना। जैसे लिखा है, तस्मिन दिने, उसी दिन, त्वया अहम चोरिताया, तुम्हारे द्वारा मुझको चोरी की गई, चोरिताया मंजुषाया, चोरी की गई मंजुषा को गृहणात वारिता, ग्रहण करने से रोका गया था। उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझको चोरी की गई मंजुषा को ग्रहण करने से रोका गया था। तो ये कहाँ की बात है, कब कहा जब वो रास्ते में आ रहे थे शव को लेकर, तब वो आरक्षी हंसते हुए उससे कहता है कि उस दिन त्वया हम, तुम्हारे द्वारा मुझको चोरी की गई मंजुषा को लेने से रोका गया था ना। चोरी की मंजुषा, चोरी से की जो पेटी थी उसको लेने से रोका गया था। अब ये बात उसने आरक्षी ने रास्ते में कही थी, मतलब ये अब न्यायालय के बाद की पैराग्राफ की बात आ रही है, ठीक है। न्यायाधीश उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, न्यायाधीश उभाभ्याम दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरण सुनते हैं। कहते न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनाया विषय उक्तम आदिष्टौ, न्यायाधीश के द्वारा पुनः फिर से तौ दोनों को घटना के विषय में कहने के लिए कहा जाता है, बताने के लिए कहा जाता है। तो ये पुनः पहले एक बार सुना होगा, फिर दोबारा कहा, कब कहा था, तो उसको अपन देखेंगे किस क्रम में सही आएगा। न्यायाधीश प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव से निर्णय तुम ना शक्नुत, निर्णय नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। सह, अब नहीं कर पा रहे थे, तो ये कब की घटना है, हम इसको लगाएंगे क्रम से। सह शवः प्रवारक, कहते हैं प्रावारकम अपसार्य, प्रवारक यानी जो ढका हुआ कपड़ा था उसको अपसार्य हटाकर न्यायाधीशम सत्यम निवेदितवान, न्यायाधीश को सत्य बताता है। कहते हैं अन्येद्यु तौ न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितौ, अन्येद्यु अन्य द्यु यानी अन्य दिन पर तौ दोनों ही न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित करते हैं। जब पुनः कहा होगा तभी तो उन्होंने पुनः स्थापित किया। न्यायाधीश आरक्षण पर कारादंडम आदिश्य, किसको कहते हैं, न्यायाधीश आरक्षी को कारादंड देते हैं, तम जन्म और उस जन को ससम्मान मुक्तवान, सम्मान के साथ मुक्त कर देते हैं। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त को शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश देते हैं। समझ में आई है कथा, कहाँ की हो रही है। अब ये सबसे पहले आएगी कि यहाँ पे, अब ये तो जब बीच में रास्ते की बात है, ये तो रास्ते की बात है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि न्यायाधीश को दोनों ही पृथक पृथक विवरण सुनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि न्यायाधीश प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर पाते हैं ना। तब फिर क्या होता है, तब फिर वो कहते हैं कि आप लोग अगले दिन आना, तो कहेंगे न्यायाधीश फिर से
घटना के बारे में बोलने के लिए आदेश देते हैं और दोनों ही दिन न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इसके बाद न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त को शव को न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जब दोनों शव लेने के लिए जाते हैं तब उसके बाद में वो आरक्षी कहता है कि उस दिन तुमने मुझको चोरी की मंजूषा लेने से मना किया गया था। फिर इसके बाद क्या होता है, वह सब प्रवारकम अपसार्य यानी ढके हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को बताता है। तो इस प्रकार न्यायाधीश आरक्षी को दंड कारावास और उस व्यक्ति को सम्मान के साथ क्या कह देते हैं, जाने के लिए मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, अब घटना से सही क्रम बन रहा है हमारा, तो इसी को क्रम के अनुसार लिख देना है। क्या लिखेंगे आप, न्यायाधीशः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश दोनों से अलग अलग विवरण सुनते हैं, लेकिन न्यायाधीश प्रमाण के अभाव में निर्णय तुम ना शक्नोत, निर्णय नहीं कर पाते। अन्य दिन दोनों न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित करते हैं। तो न्यायाधीश आरक्षी को अभियुक्त और सब को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दे देते हैं। कहते हैं जब सुन रहे होते हैं पर तब तक वो तो कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि कोई व्यक्ति को मार दिया गया है, तो न्यायाधीश कहेंगे जाओ आप दोनों, आरक्षी और अभियुक्त दोनों को ही शव लाने के लिए कह देते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे तस्मिन दिने त्वया अहम, अब जब न्यायालय के लिए आदेश दिया है तो अब न्यायालय में लेके आ रहे हैं, तब वो बीच में बात हुई है। तस्मिन दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारिता। तो न्यायाधीश पुनः तब घटना विषय वक्तुम आदिष्टो, फिर से घटना को बनाने के लिए कहा कि बताओ। जब न्यायालय में आए तो आरक्षी उनसे कहा कि चलो फिर से अपनी अपनी घटना को बताओ। तो जैसे ही आरक्षी अपनी घटना को पुनः बताता है तो सह शव, वो सब क्या करता है, प्रवारकम अपसार्य, प्रवारक को अपसार्य करके हटा करके न्यायाधीशम सत्यम निवेदित, सत्य निवेदित करता है। तो न्यायाधीश आरक्षी को कारादंड आदेश तम जन्म ससम्मान मुक्तवान, और उस जन को सम्मान के साथ मुक्त कर देता है। लीजिए, तो इस प्रकार से ये आपका बन जाता है घटना के क्रमानुसार लेखन। ठीक है, तो यहाँ तक दंड भी मिल गया तो कथा भी खत्म हो गई अपनी। तो इस तरह से क्रम याद रखिएगा, ध्यान कीजिएगा कि किस घटना के बाद क्या हुआ है। तो सरल है, सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही है कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि प्रश्न पत्र में कोई भी चीज़ आए, सिर्फ एक चीज़ जो है जो आपको हमेशा पूरे मार्क्स दिलवा सकती है, वो है आपके पाठ को ध्यान से पढ़ना। उस ध्यान से पढ़ने के द्वारा क्या होता है कि हमें हर एक चीज़ याद रहती है कि किसके बाद क्या बात हुई थी। तो भाई ऐसे प्रश्न तो आप चुटकियों में हल कर देंगे, बिल्कुल सही मार्क्स भी मिलेंगे। 4 नंबर का आता है इसमें, है ना, 8 वाक्य रहते हैं, सही क्रम में जमाना है, कुछ आपको अपनी तरफ से लिखना नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स पूरे हो जाएंगे पक्के। ठीक है ना, तो ला सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। आप गूगल टैब पे जाइए, magnetbrains.com लिखिए, इंटर कीजिए, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ क्लासेस लिखी हुई हैं। वन शॉट रिवीजन पे जाना है तो वन शॉट रिवीजन पे चले जाइए। वहाँ पे आपको जिन जिन टॉपिक के वन शॉट रिवीजन होते जा रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप क्लास 10th के उनमें जाएंगे तो यहाँ लिस्ट आपको कौन सी मिलने वाली है, हर सब्जेक्ट के वन शॉट रिवीजन की लिस्ट इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप जाइए, संस्कृत में जैसे वन शॉट रिवीजन के चैप्टर देखना है तो चैप्टर अलग मिल जाएंगे, ग्रामर के कुछ जो चैप्टर हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। जिसको क्लिक करेंगे वो आपका ओपन हो जाएगा। भाई मिलने को तो यूट्यूब पे भी है, लेकिन ढूंढने में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ जो चीज़ लिखी होगी ना, वन शॉट रिवीजन कहाँ ढूंढे, पूरी वेबसाइट पे चले और मिल जाएगा, है ना। आसान है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, एक चीज़ में बहुत कंजूसी करते हो, ये चीज़ इसलिए हम कहते हैं, कमेंट से हमें कोई लालच नहीं कि आप हमें कमेंट करो, हम सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हमें पता चले कि हमने समझाया, आपको समझ में आया या नहीं। तो लिख दिया करो मैम हमें समझ में आ गया, नहीं आए तो कह देना कि नहीं आया मैम, हमें एक बार आप रिपीट करवा देना। तो भाई जब अपना सैम्पल पेपर या जो भी चीज़ अपनी डिस्कस हम करेंगे, अगला वीडियो उसमें आपको और समझा दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम आपके लिए जो टेस्ट पेपर बनाने वाले हैं, बच्चों के लिए हर पार्ट से संबंधित टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें कि क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रश्नों को हल करेंगे
तो भाई पेपर में आ जाए, कहीं से जहाँ से आना हो, आप आराम से हल करके आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।